अस्सलाम वालेकुम. Amir sir, you are with us? Yes. वालेकुम सलाम जी जी बिल्कुल. Okay, yes, I can see your icon now because I was thinking it's coming with Amir Iqbal, लेकिन ये मोहम्मद आमिर इकबाल आ रहा है, वो नीचे वाली लिस्ट में है मेरे. Thank you very much for joining. Um, so can we start, sir? Amir sir, या श्योर सही. बिल्कुल. ओके, हमने छोटा सा इसका सीक्वेंस रखा हुआ है बाकी एज यू वांट. जिस तिलावत कुरान पाक से मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह तिलावत के बाद आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी ऑडियंस के साथ, जो हमारे मोस्टली मेरे स्टूडेंट ही हैं फ्रॉम इवन जेबिस्ट एंड फ्रॉम सम ऑफ द आउटसाइड कैंपस एज वेल. और फिर हम आपकी तरफ आ जाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि किस तरह आप सेशन को कैरी ऑन करना चाहते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. So let's begin with a very basic thing, and that's बिस्मिल्लाह करते हैं. तिलावत कुरान पाक जी मैं ही रिसाइट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आमिर साहब का इंट्रोडक्शन करता हूँ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Okay, after recitation of Quran, let me get this opportunity जी. मैं आमिर साहब के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं. वैसे तो माइनर सा शायद आप लोगों को टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन फिर भी आज कोशिश करूंगा कि इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊं, ताकि पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट जो लोग हमें बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाले हैं, एंड और आप लोग जैसे ही मार्केट में जाएंगे तो वी वांट यू टू बी रेडी फॉर सम, कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड किस्म के जो शौक्स होते हैं, उनसे आप लोगों को हम चाह रहे हैं कि पहले ही आप लोग फेमिलियर हो जाएं. सो कैरियर क्लास या 21st सेंचुरी कैरियर जो है, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मैं आपको बता दूं कि आमिर साहब जो हैं मोहम्मद आमिर इकबाल, ही इज़ ऑथर ऑफ 3 बुक्स. और इससे भी पहले मैं अगर आपको कहूँ कि 3 बुक्स से भी पहले कि आमिर और मेरा जो लिंक है, दैट इज़ बिल्कुल आपकी तरह बहुत अरसे से है. ही रिमेन माई स्टूडेंट वन टाइम, बट नाउ वही बात कि आमिर साहब इसको शायद बार बार सुन के भी ज़रा हैरान होते होंगे कि नो मोर ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माशाल्लाह माई फेलो इन फ्यू ऑफ माई प्रोजेक्ट्स. और हम मिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, एंड वन ऑफ दैट वन इज़ कि जो आज आपको अपना एक वेंचर के बारे में ये बताएंगे भी, द कैरियर क्लास. तो उसमें भी मैं इनके बिल्कुल साथ साथ में इनकी हेल्प कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली होपफुल कि वो सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए इन्होंने डेवलप किया है, एंड डेफिनेटली आप उसका ज़रूर फ़ायदा लोगे. आमिर इज़ नॉट ओनली द ऑथर ऑफ 3 बुक्स, ही इज़ ए फाउंडर ऑफ द ब्लॉग द कैरियर क्लास, जो अपने इंट्रोडक्शन के बाद, इस सेशन के बाद शायद आपको आमिर डिटेल में बताएंगे भी. और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिक्वेस्टेड हिम कि आप लोगों के लिए जो अभी बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन है, दैट इज़ कोरोना, एज वेल एज उससे पहले भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं बड़ी अनसर्टेन रहती हैं. और हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं, जैसे ही यूनिवर्सिटी से पास ऑन होते हैं, तो दे ऑलवेज फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कि वेयर दे शुड प्लेस देम, किस जगह पे और कौन सी फील्ड क्या वो पिक करें, एंड मैनी मोर क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड्स. सो आज हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा हमें अपने नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपर्टीज के थ्रू हमें गाइड करें, ताकि आप लोग व्हेन यू विल बी, एंड डेफिनेटली सून यू विल बी ग्रेजुएटिंग, और अभी भी आप में से बहुत सारे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हाउ यू कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड हाउ यू कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर द सोसाइटी. सो आई होप कि बाकी मैं अगर ज़्यादा टाइम लूँगा तो आमिर साहब के लिए मैं उनके राह में ज़्यादा हर्डल नहीं बनूंगा. सो आई वांट टू गिव hand over the session to Amir Saab now, and you people can see him as well. He's alive. He's बिल्कुल स्क्रीन पे आ रहे हैं. So Amir Saab, up to you now. So it's entirely up to you किस तरह सेशन आप लेके चलना चाहते हैं, प्लीज. Thank you so much, first of all, sir, for inviting me here, and thanks for the nice introduction as usual.
और मैं वेलकम करता हूँ सब लोगों को जो कि इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं इस वक्त। इट्स ग्रेट थिंग फॉर यू गाइस कि आप लोगों ने ज्वाइन किया और इसको इस पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। और मेरी तरफ से आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, जब इतनी इतनी ज़्यादा ऑडियंस के साथ हम ये ऑनलाइन सेशन कर रहे थे तो थोड़ा सा मैसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा कब बोलना है कब नहीं बोलना। तो Q&A सेशन रखा जाएगा जिस पे आप लोगों ने पूछना है, लेकिन अभी जो मैंने आप लोगों को सलाम किया और उसका मुझे जो जवाब सुनना है वो इसलिए कि यू पीपल शुड पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। अदरवाइज़ ये लाइव होता तो थोड़ा सा और हम एक्टिविटी बेस्ड करते, थोड़ा सा और इसको जानदार और पार्टिसिपेटिव बनाते। बट अभी आप लोग इसको अपने ऑफिस से, अपने घर के इन्वायरमेंट से, अपने स्कूल कॉलेज किधर से भी, किसी भी इन्वायरमेंट से आप इसको अटेंड कर रहे हैं तो माइट बी यू आर इन अ लीनियंट एंड कंफर्टेबल मोड राइट नाउ। बट आपने सलाम करके या पार्टिसिपेट करके या शुरू में अपनी वॉइस से, अपनी एनर्जी से बताना है कि आप लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन को लेके, और फिर हम इसको शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम तो सलाम। वालेकुम सलाम सर। Okay, that's good. 38 people और 40 with us, but only 6 or 7 said this। और प्लस आप लोगों ने क्योंकि अपनी वीडियो बंद की हुई है तो उससे भी थोड़ा सा इंटरेक्शन में हर्डल आता है कि पता नहीं चलता कौन इस वक्त अटेंटिव है कौन नहीं है, लेकिन खैर वी हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड। तो जो आज इस चीज़ पे हमने बात करनी है, जिसके लिए ये पूरा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, वो है 21st सेंचुरी करियर। और जब भी वर्ड करियर हम लोग किसी भी सेमिनार में या किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में या वेबिनार में सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है जॉब, दूसरी चीज़ आती है स्टार्टअप या बिजनेस, या हमारे जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो माइंड में आना शुरू होते हैं कि क्या मुझे बैचलर्स के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए, मास्टर्स या पीएचडी, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए या मुझे अपने स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए। तो जो करियर वर्ड के साथ जुड़ी हुई मिसकंसेप्शन है वो ये है कि सबसे पहले जो हमारे ब्रेन में एक इमेज बनना शुरू होती है वो ये बनती है कि आज मुझे इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि मुझे फर्दर क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, मुझे कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, किस किस्म की फील्ड में ज़्यादा स्कोप है। तो ये एक मिसकंसेप्शन जुड़ी होती है। और आप मुझे बताएंगे कि 37 या 40 के करीब हम लोग इस वक्त इस सेशन में मौजूद हैं, किस किस पार्टिसिपेंट ने इस सेशन को ज्वाइन करते वक्त इस मिसकंसेप्शन के साथ या इस प्री कंसेप्शन के साथ इसको ज्वाइन किया है कि वर्ल्ड करियर है तो मीन ये बताया जाएगा कि आज हमने फर्दर क्या करना है, फ्यूचर में क्या इसके बारे में किस तरह से बिल्डअप लेना है, कौन सी डिग्री ज़्यादा अच्छी है कौन सी नहीं है, क्या हमें फ़ॉरेन जाके पढ़ना चाहिए या पाकिस्तान में, कौन सी चीज़ों में स्कोप है कौन सा नहीं। तो किस किस ने इस कंसेप्शन के साथ इसको ज्वाइन किया है, काइंडली टेल मी। एंड यू कैन आंसर बाय रेजिंग योर हैंड इवन, तो उससे भी पता चलेगा। यस सर, हम लोगों ने यही सोच रखी है सर के मतलब हमें नई से नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हम लोग सर मतलब हमें कौन कौन सी नई नॉलेज है वो हमें नीडेड होगी, जो हमारे आने वाले काम में, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा काम आएगी सर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर स्कोप के बारे में। एनीवन एल्स? काइंडली कम्युनिकेट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट इन अ वे कि आप लोग इस वक्त किस इन्वायरमेंट में बैठे हैं ना। अगर आप लोग नोट्स ले रहे हैं दैट्स गुड, दैट्स फैंटास्टिक। अगर नोट्स नहीं भी ले रहे तो आप अगले 45 मिनट 1 आवर का एक पर्पस सेट करें ब्रेन में कि हम ये सेशन ले क्यों रहे हैं। जो अभी इन्होंने बोला कि हम लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, बिजनेस में क्या करना चाहिए या कौन सी स्किल्स कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी, तो वो एक बेसिकली पर्पस है ना इनके माइंड में, एक क्वेश्चन, एक स्लॉट है इनके माइंड में जिसको अब हम फिल करेंगे थ्रू आंसर्स, थ्रू गिविंग डाटा। लेकिन अगर वो स्लॉट आपके ब्रेन में नहीं है और आप लोग ने इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है तो यू डोंट हैव एनी स्पेस इन ब्रेन के जिसमें ये डाटा फिट इन हो बाद में। तो काइंडली आप लोग अगर आंसर देना चाहें गुड, अगर आंसर नहीं देना चाहते फिर भी आप लोग एक क्वेश्चन खुद से रेस करें कि वाई एम इन दिस पर्टिकुलर सेमिनार, मुझे इससे क्या गेन करना है और वो जो पर्टिकुलर नॉलेज है वो मैं कहाँ यूज़ करूँगी या करूँगा, और मुझे क्या माइंड में लेके मैं इस सेमिनार में आया हूँ, ताकि आप एंड पे रिजल्ट से मैयर करेंगे कि क्या इस सेमिनार ने हमें वो दिया है या नहीं, वो नॉलेज वो इन्फॉर्मेशन जो हम सोच के बैठे थे, तो उससे आप मैयर करेंगे। तो क्योंकि आप पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं तो मैं अभी यही कहूँगा कि आप लोग काइंडली ये माइंड में खुद से सोच लें कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर सेशन, आप क्यों इसको अटेंड कर रहे हैं।
सर हमने ये सोचा था कि लाइक इस करियर क्लास में ना हमें पता लगेगा कि फ्यूचर में किस चीज का स्कोप है और किस चीज को हमने परस्यू करना है, लाइक हमें किस तरह किस मार्केट को हमने परस्यू करना है और जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो बेसिकली ये सोच कर मैं आया, तो ये मेरी परसेप्शन थी कि इससे मुझे वो नॉलेज गेन होगी जो मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी कि मैंने किस चीज को फोकस करना है और किस चीज को परस्यू करना है। दैट्स गुड तला, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? लेकिन सर 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 हमें ये भी जो है ना थोड़ा सा सर इस चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा सा हमें पता चले कि वाकई मार्केट में है क्या। सर हम लोग को जो पढ़ाया जाता है उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, दैट्स और गुड। सर जब हाँ मार्केट बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल, तो टोटली डिफरेंट होती है सर। अग्रीड अग्रीड, बिल्कुल। एनीवन एल्स? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना बेसिक नीड्स क्या होती है? अच्छा, बिजनेस प्लान या उसको स्टार्ट करने के लिए, गुड, चलें। एनीवन एल्स? सर गिवन के सर जहांगीर जिस तरह पढ़ाते हैं ना वो बहुत बुकिश नहीं होता ना, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप भी वैसे ही कि मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स देके अपनी एग्जांपल देके हमें बताएंगे कि व्हाट्स गुड फॉर अस इन फ्यूचर। इट वुडंट बी लाइक के जस्ट लाइक अबाउट जॉब एंड ऑल यू नो, हाँ जो बेसिक बिल्कुल, चीजें वो होती हैं, बेसिक एक हमारी बिल्कुल, होती आई है। एग्रीड। चलें, दैट्स गुड। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो क्वेश्चन पूछने का एक मकसद था वो तो ये था कि आप लोगों के ब्रेन में इसके लिए कुछ ओपन हो, स्पेस ओपन हो। और सेकंड जो पर्पस था वो ये था कि अगर आप लोग मिसकंसेप्शन के साथ या इस कंसेप्शन के साथ बैठे हैं कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर है कि लाइक हाउ टू गेट वीज़ा फॉर कनाडा एंड गो देयर टू स्टडी फर्दर, या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चंस उतने वैल्यू नहीं रखते जितने हमें लगते हैं नॉर्मली। जब हम स्टूडेंट एज में होते हैं, जब हम बैचलर्स मास्टर्स से गुजरे होते हैं, तो हमें लगता है कि यही 4-5 क्वेश्चन हमारे ब्रेन में घूम रहे होते हैं कि अगर मुझे कारोबार शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है या स्टार्टअप शुरू करना है, तो फंडिंग कहाँ से आएगी, किस आइडिया को परसू करूँ और किसको ना करूँ, कहाँ फोकस करूँ। दूसरा हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर मैंने जॉब करनी है तो कौन सी जॉब करूँ, या गवर्नमेंट जॉब करूँ या प्राइवेट सेक्टर अच्छा है। चलें, अगर प्राइवेट सेक्टर पिक करते हैं तो आपके माइंड में आएगा कि प्राइवेट सेक्टर कौन सा वाला मैं पिक करूँ ना, कि प्राइवेट सेक्टर में तो टेलीकम्युनिकेशन भी है, प्राइवेट सेक्टर में तो बैंकिंग सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर में तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं कौन सा पिक करूं। फिर एज ए स्टूडेंट जो हमारे ब्रेन में एक बहुत ही ज़्यादा ये थॉट होती है, खासतौर पे बैचलर्स और मास्टर्स तक तो रहती है, वो है कि पैशन परसू कैसे करूं अपना। कि इन सब थॉट्स के साथ साथ आपके माइंड में एक पैशन आ रहा है, वो माइट बी म्यूज़िक को, वो माइट बी रिलीजियस कॉन्सेप्ट हो कोई, वो माइट भी आपकी पॉलिटिकल साइंसेज में इंटरेस्ट हो। वो इंटरेस्ट और आपका जो साइड बाय साइड एक सोसाइटी की आपसे डिमांड है एज ए स्टूडेंट के, आप पढ़ के मास्टर्स करने के बाद जॉब पे लगेंगे और घर को संभालेंगे एज ए मेल, और एज ए फीमेल आप पढ़ के घर को भी संभालेंगी और एज ए लीडरशिप पोजीशन पे काम करेंगी कि आप नई फैमिली को नई लीडरशिप डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी। और अगर आप प्रोफेशनली जाती हैं एज ए फीमेल तो भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन साथ में साथ हमें एक पैशन को लेके कि हमारा अपना एक पर्पज़ है, हमारी एक अपना इंटरेस्ट है, हमारा एक अपना शौक है, उसको कैसे परस्यू करें। इन दोनों का बैलेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली कौन सी ऑप्शंस हैं कि हम इन दोनों को बैलेंस लेके चलें। इस तरह की जो थॉट्स हैं ना, ये एज ए स्टूडेंट हमारे माइंड में होती हैं। और मुझे जैसे कि इन्होंने कहा है कि शायद जहांगीर साहब हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाते हैं या कुछ डिफरेंट देते हैं, वो ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। तो ये सेशन भी ट्रेडिशनल नॉलेज पे नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि आप लोगों के ब्रेन में ये ना हो कि 21st सेंचुरी करियर से मुराद ये बताएंगे कि करियर में जो मतलब ऑप्शंस क्या हैं। तो हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। वो जो स्टार्ट पॉइंट है ना जिससे इसने स्टार्ट होना है, वो ये है कि व्हाट डज करियर मीन्स टू यू, व्हाट डज करियर मीन्स टू यू। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करते ना अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज से मुराद ये है कि अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके लगाने से एक एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, और मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं सेक्शन ए बी और सी में आज वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सेक्शन ए में मैंने जब वो मैथमेटिकल फार्मूला लगाया तो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट निकला, सेक्शन बी में लगाया तब भी रिजल्ट निकला, लेकिन जब मैं सेक्शन सी में वो फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट ना निकले। इसके कितनी % चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है? सर आपकी बात समझ में नहीं आई सर थोड़ी। अच्छा ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक मैथमेटिकल फार्मूला है, एग्जैक्ट फार्मूला है, उसको लगाने से आंसर सेम आता है हर दफ़ा। मतलब आप वो फार्मूला कभी भी कहीं पे भी लगाएं तो उससे आंसर सेम आना चाहिए। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैंने आज वही फार्मूला सेक्शन ए बी और सी में पढ़ाना है। अगर मैं सेक्शन ए में वो फार्मूला लगाता हूँ तो आंसर सही आया, सेक्शन बी में मैंने फार्मूला लगाया तो भी आंसर सही आया, सेक्शन सी में मैं फार्मूला लगाऊं और आंसर सही ना आए, ऐसा पॉसिबल है? शायद साहब ने कहा 0% चांस है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैथ्स बहुत सर्टन है, मैथ्स बहुत
जैसे कि एग्जैक्ट है, आपको पता है प्रिसीजन के साथ कि ये फार्मूला ये रिजल्ट निकाल के देगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि तीसरे क्लास में मेरा मूड ख़राब है तो मैथ्स का फार्मूला भी अप्लाई ना हो, या स्टूडेंट्स का मूड नहीं है पढ़ने को तो मैथ्स का फार्मूला अप्लाई होने पे अग्री ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक लड़का है जिसकी एज है 16 to 20 के दरमियान, और उसने एक ख़ास किस्म का ड्रेस पहना हुआ है। वो ड्रेस पहन के वो सुबह 8 बजे जल्दी जल्दी कहीं जा रहा है। उसके पास एक बैग है और उसने वो ड्रेस पहना हुआ, वो ड्रेस और भी लोगों ने पहना हुआ है उस टाइम पे, उसी एज के लड़कों ने, और वो सारे के सारे जल्दी जल्दी चल के कहीं जा रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो सेम ड्रेस पहन के एक बैग भी लेके 16 to 18 to 20 ईयर्स का एक लड़का या लड़की जा रहे हैं सुबह सुबह 8 बजे, तो वो कौन हो सकते हैं? सर कॉलेज के या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सर। दैट्स इट। देखें, एक सिनेरियो आया जिससे आपके माइंड में उसकी इमेज बनी ना। ठीक है, पॉइंट ये है कि जिस तरह से मैथ्स एग्जैक्ट है, बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म, शायद से आपने कहा नीचे स्कूल यूनिफॉर्म, तो ये स्कूल का एक इमेज पोर्ट्रे हुआ है कि सुबह सुबह के टाइम पे स्कूल के ही लोग जाते हैं और वो सब। मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि क्या कभी आप लोगों ने रुक के सोचा है कि वर्ड करियर के मानी क्या है और वर्ड प्रोफेशनल के मानी क्या है? कि प्रोफेशनल की क्या इमेज आपके ब्रेन में बनती है, वर्ड करियर को सुन के क्या मीनिंग क्या लेते हैं आप उसका? क्योंकि जैसे ही मैं अभी पूछूंगा ना वर्ड करियर के क्या मानी है, मैं गारंटी लेता हूँ कि 38 अगर पार्टिसिपेंट्स हैं सेमिनार में तो 38 के 38 मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जरूर बताएंगे करियर को लेके, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि सारे 38 का आंसर सेम हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ कि ये वर्ड हमारे कानों तक पहुंचा है, हमारे दिमाग को पता है कि हमारा करियर है, लेकिन हमने कभी इस पर रुक के सोचा नहीं। ना ही इसके ऊपर कोई क्लास दी गई हमें, ना ही इसके ऊपर कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हालांकि हम लोग पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? हम लोग पढ़ाई करियर बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब भी बात करियर काउंसलिंग की होगी, जब भी बात होगी कि बेटा अपना करियर अच्छा करो, कोई करियर को डिफाइन नहीं करता। और जब करियर डिफाइन नहीं होता तो हमारे ब्रेन में इसकी एग्जैक्ट स्लॉट नहीं बनती कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। और जब किसी चीज़ की एग्जैक्टनेस आपके ब्रेन में है ही नहीं, आप उसको एग्जैक्टली अचीव कैसे कर पाएंगे? आप तो उसमें एक किस्म का फॉग के अंदर ही रहेंगे, आपके ब्रेन कंफ्यूज ही रहेगा कि मैं जब भी जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पता नहीं ठीक है या नहीं है। वो जो कन्फ्यूजन है ना, उसकी सारी जड़ यही है कि वर्ड करियर डिफाइन ही नहीं हुआ हमें कि है क्या। तो मैं अगर अभी सपोज करता हूँ, जस्ट आइडिया लेता हूँ 3 से 4 पार्टिसिपेंट से कि वर्ड करियर से क्या मुराद है, तो आप क्या इसका मीनिंग निकालेंगे? क्योंकि आप जारी बात है करियर के सेमिनार में बैठे हैं तो आपको पता होगा कि या एक ब्रेन में इमेज होगी वर्ड करियर से क्या मुराद है। जी सर आपको नहीं लगता कि जो वर्ड करियर है वो हर बंदे की अपनी एबिलिटीज पे डिपेंड करेगा, या फॉर एग्जांपल वो किस फील्ड में है तो उसके लिए करियर वुड बी डिफरेंट, एक डॉक्टर के लिए करियर वुड बी डिफरेंट, एंड फॉर अ पर्सन हु इज स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप उसके लिए करियर वुड बी डिफरेंट। हाँ, वो करियर पार्ट डिफरेंट हो सकता है, करियर डिफरेंट नहीं होने लगा। ये एक मिथ है कि पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ इसलिए कि आप बता दें आपकी नज़र में डिफरेंट है करियर। जो कैरियर है सर, मेरे सोच में एक वो आपकी एक स्टेट है जहाँ पे आप बड़े खुशी से काम करते हो, वो आपका एक्चुअल कैरियर होना चाहिए सर, जहाँ पे आप बोर ना हो सर। जहाँ आप बोर ना हो वो आपका करियर होना चाहिए। ठीक है, एनीवन एल्स? अच्छा Sir, चलें जी जी बोलें बोलें। future prospects of a person. हाँ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन, ये भी एक डेफिनेशन है। गुड। और इट्स नॉट अ टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कोई आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं, जस्ट अ जनरल डिस्कशन कि आप लोग बताएं सोचें इस पे कि इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके लिए आप पूरी मतलब कितने सालों से लगे हुए हैं इसके ऊपर, और उसका मीनिंग क्लियर ना हो तो फिर तो बड़ी वो अजीब किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप लोग चलें अपने पास ही ब्रेन में सोच लें कि करियर, जॉब, वर्क, करियर, जॉब और वर्क, इन 3 वर्ड्स को अगर बारीकी के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या आप कर पाएंगे? करियर, जॉब, वर्क। आमिर साहब बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछ लिया बड़ी आसानी से। ठीक है, एनीवन? करियर, जॉब, वर्क। सर फॉर एग्जांपल आपकी कोई जॉब है, हम्म ठीक है, वो आपको एक असाइन हो चुकी है,
उसमें जो आप काम कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी योर वर्क बट योर करियर इज अ बिग थिंग। करियर तो आपका चेंज भी हो सकता है ना, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ जर्नी दैट यू टेक आप अपनी लाइफ में। और वर्क तो आप यूनी में भी करते हैं, हमें यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वी आर वर्किंग हियर एज वेल, वी वुड बी वर्किंग एट अ जॉब एंड वी वुड बी वर्किंग इन आवर करियर एज वेल। ठीक। और अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है या आप लोगों को नहीं आ रहा ब्रेन में एग्जैक्टली तो मुझे इसका आंसर दे दें कि आप में से कितने हैं कि जिस तरह से मैंने एक इमेज पोर्ट्रे की और आपने बता दिया ही इज अ और शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज जो सुबह सुबह जा रही है, आप में से कितनों ने वर्ड प्रोफेशनल के, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट, आप जब खत्म कर लेंगे जर्नी तो आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे, आप लोगों में से कितनों ने वर्ड प्रोफेशनल का मीनिंग यहाँ पे बनाया है कि मैं एज ए प्रोफेशनल यूँ दिखूंगा या ऐसे बिहेव करूंगा या उसका ये आइडेंटिटी होती है पर्टिकुलरली कि वो सर मेरे बारे में, जी 2 मिनट रुकिएगा, मेरे बारे में कोई ना भी बताए तो इमीडिएटली साउंड करे कि ओ माय गॉड शी इज़ अ प्रोफेशनल और ही इज़ अ प्रोफेशनल, तो वो इमेज आप लोगों में को क्लियर है या नहीं? सर वही सर परफेक्ट होगा सर, अपने काम में बहुत सिंसियर, परफेक्ट होगा काम में वो प्रोफेशनल, और काम में उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। ठीक। अच्छा चलें, अगर मैं अभी आपको एक बात ऑफर करता हूँ, चलें मेरी तरफ से एक ऑफर है कि आपको वर्ड करियर जॉब और वर्क के अंदर एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन मैं दे दूँ, एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन कि इस तरह की क्लैरिटी कि जो आपको अगले 10 20 30 साल काम करने के बाद भी ना मिले। मीन्स कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप किसी 50 ईयर ओल्ड को जिसका एक्सपीरियंस 30 ईयर प्लस हो चुका हो, आप उससे भी पूछें तो वो भी कंफ्यूज हो जाए कि यार इसके अंदर एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं पॉसिबल, लेकिन मैं अभी आपको दे दूँ और इस लेवल की कि जब आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने निकलेंगे तो आपको यूँ पता होगा कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी के अंदर फिट होती है, कौन सी चीज़ करियर में आएगी, कौन सी जॉब है और कौन सी वर्क है। तो ये कैसी ऑफर है। और सेकेंडली मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपको एक प्रोफेशनल डेफिनेशन दे दूँ कि वर्ड प्रोफेशनल की क्या मानी है और वो भी आपको समझ आ जाए तो आपका आधे से ज़्यादा जर्नी क्लियर हो सकता है यहीं बैठे बैठे। अभी हम सेमिनार तो बाद में जाएंगे ना, अभी तो मैं सिर्फ जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे हूँ। तो आप लोगों को किस तरह की इससे कितनी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को क्या ये क्लैरिटी चाहिए कि नहीं, आपने 1 बाय 1 माइक ऑन करते जाना है और यस बोलना है और आपके यस की इंटेंसिटी बताएगी कि ये क्वेश्चन कितना क्रूशल है आपके लिए भी, कि आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिस्टिंक्शन मिल रही है जो क्लियरली आपको डिफाइन कर दे कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो जो आपका यस है वो इतना सॉलिड, इतना इतना लाउड होना चाहिए चाहे आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, जिससे पता चले मुझे कि आप एक्साइटेड हैं इस डिफरेंस को जानने के लिए। गो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes. sir. थोड़ी सी एनर्जी लाएं, यूथ हैं आप लोग, काइंडली। यस सर। यस सर। ये बीच में एक एनर्जेटिक यूथ आया था पर्सन। Yes, sir. दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें जी, मैं आप बताता हूँ डिस्टिंक्शन पे और फिर हम आगे चलेंगे सेमिनार, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके क्लैरिटी के बगैर आगे कुछ भी फ़ायदा नहीं है आप पढ़ाने का। वर्ड जॉब जो यूज़ होती है ना वो तब यूज़ होती है, सॉरी पहले मैं वर्क को एक्सप्लेन करूँ। वर्क वो है जो आपने खुद पिक किया है, वर्क वो है जो आपने खुद पिक किया है कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल करने के लिए। वर्क वो चीज़ होती है, वो एक्टिविटी होती है जो आपने खुद पिक की है किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करने के लिए। सपोज करते हैं मैं बुक लिखता हूँ, ठीक है अपनी, अब वो बुक लिखने का मुझे किसी ने नहीं कहा, किसी ने मुझे पे नहीं किया, किसी ने मुझे ऑर्डर नहीं किया, कोई उसका चेक बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैंने खुद से सोचा कि इस आइडिया पे एक बुक लिखता हूँ। ऑथर्स लिखते हैं ना, कितनी मिलियंस ऑफ बुक्स पब्लिश होती हैं, तो वो ऑथर जो कार है वो वर्क कार है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने नहीं कहा, अनटिल अनलेस कोई पब्लिशर आके उसको कोई आइडिया दे। वो अगर खुद से बैठ के एक आइडिया पे काम करता है, दिन रात उस पर एक करता है एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए कि मेरे पास मेरी बुक हो। अब पीछे आप बुक्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे ने वर्क के, मैक्सिमम ने इसको वर्क के तौर पे लिया होगा कि उन्होंने एक आइडिया सोचा और उस पर बुक लिखी होगी, बाद में वो बेचने निकले होंगे इसको, लेकिन कुछ के पास पब्लिशर पहले आ जाते हैं, तो दोनों एंगल से ये फिट होगा। वो वर्क कहलाएगा। जो काम आप खुद से करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करने के लिए, वो वर्क कहलाएगा। जो काम आपको किसी ने असाइन किया है एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो जॉब में आएगा। अब सपोज करते हैं मुझे एक बुक का आइडिया आया और मैंने वो बुक लिखी, तो वो मेरा वर्क कहलाएगा।
लेकिन एक पब्लिशर आ जाता है आज मुझे और कहता है आमिर साहब एक आइडिया अगर आप इस पे बुक लिख देते हैं तो मैं उसको प्रिंट करूंगा और पब्लिश करूंगा। अब उस बंदे ने मुझे जॉब असाइन किया तो ये जॉब में आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट अब मैं उसके कहने पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई है जो कि किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है, वो जाता है 9 to 5 वहाँ काम करता है, तो वो जॉब पे है, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि 9 to 5 उसने क्या करना है, वो उसने डिसाइड नहीं करना, वो उस एम्प्लॉयर ने डिसाइड करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करना है कि आज उसने 9 से 5 क्या करना है, इस महीने हमने कौन से टारगेट अचीव करने हैं, तो वो जॉब कहलाएगी। लेकिन व्हाट इफ कि एक शख्स अपना स्टार्टअप खुद ओपन करता है और वो उसके अंदर खुद डिसाइड करता है कि इस महीने का टारगेट क्या है और फिर वो उस पर खुद काम करता है, तो वो वर्क आएगा। तो ये हो गया वर्क एंड जॉब में डिस्टिंक्शन, क्लियर डिस्टिंक्शन। तो ये आप याद रखिएगा, इसका पेड नॉन पेड से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कि ये पेड थी नहीं पेड थी, वो एक अलग कैटेगरी है। इसका सिर्फ है कि किसके ऑर्डर पे आप करें, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसका, कि किसके ऑर्डर पे आपने वो काम पिक किया। और जो वर्ड करियर है उसके आप अगर डिक्शनरी मीनिंग्स उठाएं या लोगों से पूछे तो वर्ड करियर के मिक्स में आते हैं कि पूरा जर्नी है, ये चेंज भी हो सकता है। करियर के मीनिंग एक ही हैं, आप इसको मल्टीपल लेवल पे अप्लाई करके देख लीजिएगा, ये मीनिंग दुरुस्त निकलेंगे। करियर के मीनिंग है यूर पर्सनल एंड प्रोफेशनल चॉइसेस, यूर पर्सनल एंड प्रोफेशनल चॉइसेस, आपकी लाइफ की पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइसेस, सारी चॉइसेस मिला के आपका क्या डिज़ाइन कर रही हैं, करियर डिज़ाइन कर रही हैं। अब एक मिथ है करियर के बारे में कि करियर तब शुरू होता है जब हम स्टूडेंट्स लाइफ से निकल जाते हैं। ये मिथ है कि हम एक 16 ईयर्स की एजुकेशन या 14 ईयर्स की एजुकेशन ख़त्म करेंगे और उसके बाद हमारा करियर स्टार्ट होगा। नहीं, करियर आपके पैदा होने से लेके मरने तक की तमाम पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइसेस का कम्बिनेशन है। अब आप कई लोगों ने ये भी कहते होंगे कि अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आप लाइफ पार्टनर पिक करना करियर की चॉइस है कि नहीं, तो वो कहेगा नहीं। हालांकि वो है, आपका लाइफ पार्टनर पिक करना करियर की चॉइस है, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइसेस का कम्बिनेशन करियर बनाएगा। सपोज करते हैं ये बॉल पॉइंट मैंने परचेज़ किया, मैं एक शॉप पे गया हूँ और मैंने उसको कहा कि मुझे बॉल पॉइंट चाहिए, उसने मुझसे पूछा कौन सा बॉल पॉइंट चाहिए, मैं कहूँ कोई भी दे दो। तो ये चॉइस थी मेरे करियर की, एक चॉइस थी जो कि मैंने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने उस बंदे को कहा कि वो चॉइस ले मेरी बिहाफ पे। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ मुझे ब्लैक कलर का पियानो का फलां वाला बॉल पॉइंट चाहिए, अब ये चॉइस मैंने खुद ली है। तो द होल पॉइंट इज़ कि एज ए स्टूडेंट आप ये याद रखें, आपके अभी तक की लाइफ जितनी गुजर चुकी है गुजर चुकी है। इसके बाद एक शर्ट परचेज करने से लेके, लाइफ पार्टनर पिक करने से लेके, जॉब करनी है कि वर्क करना है उससे लेके, बिजनेस से लेके आपके डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, इसमें आप जो भी चॉइस ले रहे हैं वो आपका करियर बिल्ड कर रही है। इस पूरी चॉइस के टेम्पलेट को आप करियर कहेंगे। अब ये बात इसलिए क्लियर करना शुरू में ज़रूरी थी कि जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि इट्स यू हैव टू जस्ट टेक मास्टरी ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन वर्क इंस्टेड ऑफ जॉब। जॉब मीन्स, हम अक्सर कहते हैं ना मार्केट में जॉब्स नहीं है, हम ये अक्सर सुनते हैं ना मार्केट में जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये सुनते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में वर्क नहीं है। वर्क है, जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि कोई हमें ऑर्डर करे तब मैं करने जाऊं, कोई मुझे हायर करे तब मैं करने जाऊं, कोई मैं किसी को सीवी दूं और वो सीवी पे मुझे कॉल करे तब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। लेकिन वर्क बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव चीज़ है कि आपको किसी ने कॉल नहीं की थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यू जस्ट गो देयर, यू सेड देम कि आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, दैट्स इट, इट्स वर्क। और आप में से जो इस अप्रोच के साथ बाहर निकलेगा इस सदी में, 21st सेंचुरी में, वो ज़्यादा आगे जाएगा उसकी निस्बत के जो सीवी लेके वेट करता रहे, या जो वेट करता रहे कि मुझे हायर किया जाएगा, जो वेट करता रहे मुझे इंटरव्यू पे कॉल आएगी। गॉड ब्लेस यू गाइस कि अगर आप लोग इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द वर्क इंस्टेड ऑफ जॉब, एंड सेकंड टेक एवरी सिंगल चॉइस सीरियसली, कि आपकी हर चॉइस मानी खेज है, हर चॉइस आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, हर चॉइस आपको बता रही है कि आप कंट्रोल में हैं या नहीं है अपने करियर के। तो चॉइसेस, अब मैं इसको फर्दर करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 1 आध घंटे का, तो उसके अंदर पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग नहीं ब्रेक डाउन कर सकते। उसी के लिए हम लोग अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेंगे अपना 21st सेंचुरी करियर का ऑनलाइन मास्टर क्लास, जिसके अंदर तकरीबन 12 लेसन हैं। वो तकरीबन 3 से 5 घंटे का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो कि ऑनलाइन आप ले सकते हैं। उसके अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से चॉइसेस को कंट्रोल में लेना है, अपने बारे में कैसे जानना है, ऑल दैट। लेकिन उसका भी क्रक्स में अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो आपको जो चीज़ समझने वाली है कि अच्छा चलें चॉइसेस हैं, करियर चॉइसेस हैं, तो मुझे कौन सी 3 चॉइसेस लेनी है, ठीक है, कौन सी कोर चॉइसेस हैं, उस पर बात करते हैं हम आज। तो जो कोर चॉइसेस में से पहली चॉइस है
जो आपने लेनी है हर हाल में, उसके बगैर आप 21st सेंचुरी में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। वो है सेल्फ ऑनरशिप, वो है सेल्फ ऑनरशिप। मैं उसका बताता हूँ। आप सारे बिजनेस स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली, बीबीए, आप लोग बीबीए के स्टूडेंट हो, तो आप सारे मेरे ख्याल से बिजनेस बीबीए के स्टूडेंट हैं सेमिनार में सर। Yes, sir. आई बिलीव सारे ही बिजनेस के हमारे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये है कि आप में से कोई शख्स अपने दोस्त की गाड़ी लेके जा रहा है और उसके दोस्त ने वो गाड़ी लास्ट वीक 10 लाख रुपीज़ में ली है, और वो गाड़ी लेके निकला है रोड पे, और काफ़ी दूर जाने के बाद एक बंदे ने उससे लिफ्ट ली है, और वो बंदा उसके साथ बैठा और उसने कहा यार ये गाड़ी आपने कहाँ से ली? उसने बताया मेरे दोस्त ने ली थी, और ये तो कहता यार यही गाड़ी मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं उसके लिए 20 लाख नकद देने को तैयार हूँ अभी, अगर ये गाड़ी आप मुझे दे दो। तो क्या आप वो गाड़ी बेच सकते हैं कि नहीं वहाँ पे? सर कैसे बेच सकते हैं सर, वो उसके नाम पे लेकिन गाड़ी तो लॉज है। आपके पास है ना? नहीं, गाड़ी तो आपके पास है ना? तो सर इस तरह तो बैंक की लीज की भी गाड़ी भी हमारे पास होती है, लेकिन हम उसको कुछ कर थोड़ी सकते हैं सर। एनीवन एल्स? क्या ये सर वो सही कह रहे ट्रांसफर हैं? करने के बाद वो बंद कर रही है जिसके नाम पे गाड़ी है। अच्छा, जिसके नाम पे गाड़ी है, गुड। और सर मैं कुछ भी करके बेच दूंगा, 10 लाख का प्रॉफिट है। कुछ भी करके बेच दूंगा, मतलब अनएथिकल भी हुआ तो चल जाएगा, क्योंकि सारी बात है लीगली आप नहीं बेच एग्जैक्टली, सकते। डबल द प्रॉफिट सर। डबल द प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट पे वो फोकस है। एनीवन एल्स? सर डिपेंड करता है, अब वो जो बंदा आपके साथ बैठा है वो कह रहा है कि मैं आपको 20 लाख दे रहा हूँ इस गाड़ी के अभी, तो उसको उस गाड़ी के पेपर्स वगैरह भी चाहिए। अब डिपेंड्स कि उसने उस गाड़ी के साथ क्या करना है ना। अच्छा, डिपेंड्स कि उसने उस गाड़ी के साथ करना। वेरी क्रूशियल पॉइंट, ये आप लोग याद रखिएगा, खासतौर पे फिजा और असद आप दोनों ने बोला, आप अपने अपने पॉइंट्स याद रखिएगा। गुड। और एनीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट? ये क्वेश्चन आपको माइट बी नॉन इतना लाइफ चेंजिंग ना लगाओ कि वो गाड़ी बेच सकता है कि नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन अभी मैं रेस करने लगा हूँ ना, आपकी पूरी ज़िंदगी उस क्वेश्चन के ऊपर टिकी हुई है। ये मैं आपको बताने को तैयार, लिख के देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने, आप बेशक यूरोपियन अमेरिकन किसी कल्चर को, किसी सक्सेसफुल आदमी को, किसी फेलियर को, इधर की लोकल एग्जांपल्स को स्टडी कर लें, अपने टीचर्स को स्टडी कर लें, पेरेंट्स को स्टडी कर लें, ग्रैंड पेरेंट्स को स्टडी कर लें, और फ्यूचर को जिसको भी स्टडी करना कर लें, सारी की सारी ज़िंदगी हमारी इस एक क्वेश्चन पे टिकी हुई है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। वो ये है, आर यू इन ऑनरशिप ऑफ योर लाइफ और आर यू इन पोजेशन ऑफ योर लाइफ? आर यू इन ऑनरशिप ऑफ योर लाइफ और आर यू इन पोजेशन ऑफ योर लाइफ? जिस तरह एक शख्स गाड़ी की पोजेशन तो रख रहा है लेकिन ऑनरशिप नहीं रखता, तो वो गाड़ी सेल नहीं कर सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास सिर्फ आपकी लाइफ की पोजेशन है, ऑनरशिप नहीं है, और आप इसको सेल करने निकल पड़ते हैं? दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। आपके करियर और आपकी रिलेशनशिप्स इस एक क्वेश्चन पे टिके हुए हैं। अगर आप गौर से सोचें, रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं? खुद को सेल आउट करते हैं। सेल आउट से मुराद कोई नेगेटिव या वो बिजनेस टर्म नहीं है। सेल्स आउट से मुराद ये है कि वी पिच अवर सेल्स, कि वी आर गुड फॉर यू, वी कैन डू दिस फॉर यू। और मतलब पोइट्री के तो फिर आप क्या ही किस्से हैं कि हम तो मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब पूरी ज़िंदगी आपकी केयर करेंगे। द पॉइंट इज़ कि ये वादे करने की काबिलियत आप रखते हैं कि नहीं, इन अ वे कि आप किस तरह से खुद को अगले बंदे को प्रमोट कर सकते हैं जब आप खुद पोजेशन में हैं लेकिन ऑनरशिप में नहीं है अपनी। और दूसरी चीज़ करियर, सीवी क्या है? सीवी खुद को सेल करना है। आपने सीवी दी, ये बिजनेस प्रपोजल क्या है? चलें, आप में से कुछ लोग कहते हैं मैं तो जॉब नहीं करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा। इन्वेस्टमेंट तो रेज करने निकलेंगे ना आप। चलें, आप कहते हैं मेरे तो पास खुद के बहुत पैसे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट रेज करने नहीं निकलूंगा। क्लाइंट के पास तो जाएंगे ना प्रोडक्ट लेके, कहीं ना कहीं तो आप सेल्स करेंगे, क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे, इन्वेस्टर रेज करेंगे, वट एवर। उस वक्त आप उस बंदे को सिर्फ एक बात पे कन्विंस करें, वो ये है कि ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, जो मैं कह रहा हूँ मैं वो हूँ। ट्रस्ट मी कि मुझसे ज़्यादा केयरिंग कोई नहीं है। ट्रस्ट मी कि मैं आपकी लाइफ बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। ये जो ट्रस्ट आप विन करने जा रहे हैं अगले बंदे का, ये आप कैसे कर सकते हैं जब आपके पास ऑनरशिप के पेपर नहीं है? आप अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप ऑनरशिप में नहीं है। यस, यू आर इन पोजेशन ऑफ योर बॉडीज एंड यू आर पोजेशन ऑफ योर सोल। आप रोज़ इस बॉडी को लेके बाहर निकलते हैं, आप इस ब्रेन को लेके निकलते हैं, आप इसको पोजेस तो किए हुए हैं गाड़ी की तरह। जिस तरह आपका दोस्त, मैंने बताया ना कि वो लड़का गाड़ी लेके निकला हुआ है, गाड़ी उस वक्त उसके पास है लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अभी दो लोगों ने बीच में आंसर दिया था, एक फिजा ने और एक मेरे ख्याल से, और मुझे नाम भूल गया सही, उनका नहीं आ रहा यहाँ पे सामने फिलहाल। आप लोगों ने कहा कि असद। डिपेंड करता है, जी जी, डिपेंड करता है
फिजा ने कहा था डिपेंड करता है अगले शख्स पे, ठीक है, कि वो क्या उसको पेपर नीड है कि नहीं। दैट इज़ द डिलेमा। हम सारी ज़िंदगी जो है ना इसी तरह गुजार रहे हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो हमने पोजेस तो की हुई है, लेकिन हमारी ऑनरशिप हमारे पास नहीं है। तो हमारी सारी ज़िंदगी डिपेंड कर रही है अगले शख्स पे, हमारी सारी ज़िंदगी डिपेंड कर रही है हमारे पेरेंट्स पे, हमारे टीचर्स पे, मीडिया अथॉरिटीज़ पे, ठीक है, फेक करियर काउंसलर्स पे, जो कि हमें बताते हैं ये करना है तो हम कहते हैं अच्छा ये कह रहा है तो यूँ ही करना होगा, तो हम उनके कहने पे वो कर लेते हैं। हमारी सारी की सारी ज़िंदगी डिपेंडेंसी पे गुजर जाती है। इंडिपेंडेंस की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऑनरशिप भी क्लेम करनी है कि नहीं करनी। दूसरा इन्होंने पॉइंट उठाया कि मैं बेच दूंगा गाड़ी, एथिकली और अनएथिकली वट एवर, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, आई विल सेल इट आउट। इस क्वेश्चन पे ज़रा, इस पॉइंट पे ज़रा सोचें आप असद, अगर आप इस पॉइंट पे गाड़ी को सेल आउट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं लाइफ के बारे में आपका यही बिलीफ है कि माइट भी हमारे सबकॉन्शियस में आपके चल रहा हो कि जस्ट डू इट फॉर मनी, जस्ट डू इट। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई भी करियर इसलिए पिक कर लें कि जिसमें आपको जस्ट प्रॉफिट आ रहा हो, ठीक है, सर कहीं ऐसा देखें, तो नहीं है कि जी माय हाँ पॉइंट जी वाज बोलो। दैट द प्रॉफिट वाज वे टू मच। इफ इट वाज, अगर 1 लाख का होता ना, सोचा कि 10 लाख की गाड़ी और मुझे 11 लाख की निकली होती, फिर मैं ना देता अगर उसमें थोड़ी अनएथिकल होता। बट इफ यू थिंक अबाउट इट ना, तो इट्स लाइक 50 जितने की मैंने लिया उससे मुझे 100% प्रॉफिट हो रहा है। सो अच्छा या हाँ, इट्स ऑल अबाउट क्राइटेरियाज अगेन। आप प्रॉफिट को प्रायोरिटी दे रहे हैं लीगैलिटी, इलीगैलिटी पे, एथिक्स पे और अनएथिकल पे। इट्स ऑल अबाउट कि आपका जो, मैं जो आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वैल्यू, आप किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हो इस टाइम पे, इस डिसीजन में। ये चॉइस है ना आपकी, ये इट्स अ चॉइस। वही मैंने कहा इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ चॉइस, कि आपकी चॉइस थी कि आपने क्या करना है इस मोमेंट में, और आपने चॉइस ये ली। और गलत सही नहीं होती चॉइस, हर बंदे की चॉइस उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में होती है। जो सीधी बात बताऊं मैं आपको, आप इवन के किसी फकीर को पैसे भी देंगे ना तो आपको लग रहा होगा मैं उसका भला कर रहा हूँ, लेकिन इनसाइड आप जानते हैं कि आपको गिल्ट हो रहा है कि उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं तो कुछ देना बनता है। आपको लगता है कि मुझे पैसे देने से जन्नत मिल जाएगी या मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तो इट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट की जिसकी वजह से हम पैसे इवन दे रहे हैं। तो ये तो फिर बहुत बड़ी चॉइस है ना गाड़ी, और उससे भी बड़ी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करते हैं। द होल पॉइंट इज कि सेल्फ ऑनरशिप इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन 21st सेंचुरी करियर। क्योंकि अगर आप ऑनरशिप नहीं लेते तो ट्रस्ट मी, इस वक्त हज़ारों चीज़ें आप इस वेट में हैं कि जो आपकी ऑनरशिप ले लें। आप इवन के जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, दे आर मोर इन कंट्रोल ऑफ यू देन यू। आपको लगता है आपने चीज़ खरीदी है, लेकिन आपको चीज़ बेची गई है। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है। आपको लगता है कि आप आई बॉल्स मूव कर रहे हैं इंस्टाग्राम फीड पे, लेकिन इंस्टाग्राम आपकी आई बॉल्स मूव करवा रहा है इंस्टाग्राम फीड पे। आपको लग रहा है आपको नोटिफिकेशन आई है तो मुझे ट्विटर खोलना है, आप ट्विटर नहीं खोल रहे इसलिए ट्विटर ने आपको नोटिफिकेशन दी। इट्स टोटली अपसाइड डाउन। जो एवरेज पर्सन है वो 21st सेंचुरी में समझ रहा है कि गूगल, सोशल मीडिया ये टूल्स हैं जिनको मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो टूल्स आपको इस्तेमाल करें। इट्स नॉट अबाउट कि मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हूँ, नो नो नो, मैं टेक्नोलॉजी के बिल्कुल फेवर में हूँ, बट द होल गेम इज कि टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करना है, ना कि वो हमें यूज़ कर रही है। ठीक है, मार्केट को हमने बनाना है, ना कि मार्केट हमें बना रही हो। आप लोगों ने कहा ना मार्केट में एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, या मार्केट कैसी है उसको समझना। मार्केट को समझना तो बहुत दूर की बात है, पहले हमें यह समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, या मैं क्या करना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है, अगर आप सेल्फ ऑनरशिप पे नहीं है, हाउ कैन यू डिसाइड। आपके तो डिसीजन फिर पॉलिटिशियंस लेंगे, आपके डिसीजंस तो फिर मार्केट लेगी, आपके डिसीजंस तो फिर कोविड जैसे ट्रेंड लेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए। आप देख लें कि रिसेंट टाइम में एक ट्रेंड, मतलब अब वायरलिटी का कल्चर चाह रहा है ना, हम लोग वायरलिटी के कल्चर में है कि जो चीज़ वायरल होती है सारे उसी में घुसे हुए हैं, और फिर हम लोगों को लगता है कि मैं भी कोई वायरल वीडियो बनाऊंगी या बनाऊंगा, या कुछ एक क्लिप वायरल हो गया तो मैं तो रातों रात मिलियन फॉलोअर में, और उसके बाद तो ब्रांड प्रपोजल, और उसके बाद तो लाइफ इजी। मतलब ये हमारा शॉर्ट टर्म प्लान है सक्सेस को लेके। अभी रिसेंट टाइम में जी मैं क्वेश्चन का मौका देता हूँ अभी इस बात के एंड पे आपको। ठीक है, रिसेंट टाइम में एक पार्टी वाली वो जो वीडियो चली है, हर बंदे ने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन की है सोशल मीडिया पे। द पॉइंट इज कि जो उस ट्रेंड के अंदर अपनी वीडियो डाल रहा था या डाल रही थी, उसने चॉइस की कि मुझे भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहिए। और उसने चॉइस इसलिए नहीं की कि ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी ट्रेंड में घुसूँ, नहीं, उसने चॉइस इसलिए की ट्रेंड चल रहा है इसमें मुझे भी लाइक्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो हर बंदे ने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन की। द होल पॉइंट इज कि वो जो कंट्रीब्यूशन करना था वो आपने पिक किया नहीं, वो ट्रेंड ने पिक किया। आपको ट्रेंड ने पुश किया कि जस्ट कम हेयर और इसमें कुछ ट्वीट करो, इसमें कोई इसके बारे में कोई वीडियो बनाओ। लेकिन व्हाट इफ कि आप बाय चॉइस सोचते कि ये ट्रेंड चल रहा है, चलने दें, आई एंजॉयड इट बट आई विल नॉट कंट्रीब्यूट इन इट, क्योंकि मेरे से मैच नहीं करता ये ट्रेंड।
दैट इज़ द चॉइस। आप इंस्टाग्राम फीड के ऊपर जा रहे हैं और आपको थोड़ी देर में लगा कि यार नहीं आज कोई मज़े का मतलब मुझे इसमें से कोई नॉलेज कोई इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिल रही, इट्स ओके, लॉग आउट। दैट इज लिविंग द लाइफ ऑफ चॉइस। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम फीड को जस्ट रिफ्रेश किए जा रहे हैं कि उस पर कुछ नया आ जाएगा और आपका टाइम पास कर रहा है, इट्स सीरियसली थ्रेटनिंग इन अ वे कि आपको बताता चलूँ कि जो लोग स्क्रोलर हैं जो स्क्रोलिंग करते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, उसके ब्रेन को स्मोकिंग परसीव हो रही है, क्योंकि आपका ब्रेन का जो पार्ट स्मोकिंग में एडिक्ट होता है वही पार्ट स्क्रोलिंग में एडिक्ट होता है। थिंक अबाउट दैट। अगर आप स्मोकर नहीं है और आपको लगता है आप एडिक्ट नहीं है, तो ये आप सोच रहे हैं, आपके ब्रेन को नहीं पता, आपके ब्रेन को वही एडिक्शन स्मोकिंग स्क्रोलिंग से मिलती है। आपको आप में से कितनों को लगता होगा ना यार घंटा घंटा हम लोग सोशल मीडिया पे जाया करते हैं लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, हमें पता है कि नॉन प्रोडक्टिव है, फिर भी वो इसलिए कि आपका ब्रेन एडिक्टेड हो चुका है। जब एडिक्ट हो जाता है ब्रेन तो वो आपके कंट्रोल से निकल चुका होता है तब तक। सो काइंडली सेल्फ ऑनरशिप इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। सेल्फ ऑनरशिप इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। अभी आप सही क्वेश्चन पूछेंगे और मैं इसका सेकंड पार्ट जो बताऊंगा ना उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये ऑनरशिप गई कहाँ, आपके हाथ से निकली कब थी, कब ऑनरशिप निकल के दूसरे बंदे को हमने ट्रांसफर की थी और सिर्फ पोजीशन आपके पास रहेगी। आप क्वेश्चन कर लें काइंडली। सर मेरा क्वेश्चन नहीं था सर, मैं ये कहना चाह रहा था सर आपकी जो बातें हैं ना वो बहुत गहरी हैं सर, मेरी बातें बहुत गहरी हैं सर, बहुत डीप हैं सर वो। ओह माय गॉड। अच्छा चलें, दैट्स गुड। इट्स गुड कि आप कभी कभी हमें थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एज ए सोसाइटी हम लोग वाइड जाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक बिजनेस की बजाय 10 बिजनेस, एक गाड़ी की बजाय 3 गाड़ियाँ, एक ड्रेस की बजाय 10 का मतलब ना। लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो करियर्स अच्छे करियर्स है ना वो आमिर डीप। साहब, जी जी सर। आपने फिर अली वाली बात कर दी, गहरी बात कर दी है। अच्छा ज़बरदस्त। चलें, मैं जो पॉइंट मेरा है ना इसमें कि डीप एंड वाइड वाला जो इवन के पॉइंट अभी इनके कहने पे मैंने बताया वो इसलिए है कि ये जो वाइड वाला है ना, इवन के सर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एज ए बिजनेस स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एप्पल की जो वैल्यूएशन है, एप्पल जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन के ऊपर है, ऐसे ही है। और आप सब जानते ही हैं कि एप्पल क्या है, ऐसे ही है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. और एप्पल के बिल्कुल ऑपोजिट कितने ही स्टार्टअप खुलते होंगे रोज़, सर शायद भी जानते हैं यहाँ पे, मतलब कितने लोग रोज़ स्टार्टअप या बिजनेस ओपन करते हैं और वो चलाते हैं उन बिजनेसेस को एंड ऑल दैट, सही है। एप्पल में और इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। एप्पल की जो वैल्यूएशन है वो 1 ट्रिलियन प्लस है और मिनिमम मैक्सिमम राउंड अबाउट 10,000 एम्प्लॉइज़ होंगे उनके वर्ल्ड वाइड। लेकिन उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत थोड़ी है, मतलब उनके पास 6 प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ फोकस करने के लिए, 10,000 एम्प्लॉइज़ के साथ, और इतना बजट होने के बावजूद वो 6 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और हम जब नया स्टार्टअप खोलते हैं हम 15 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करते हैं। टीम हमारे पास होती है 2 लोगों की, फंडिंग हमारे पास 2 से 3 लाख रुपए की है और प्रोडक्ट्स हमारी 15 हैं। इट शोज व्हाट, इट शोज कि हम लोग वाइड, हम लोग पोर्टफोलियो, मतलब हम चाहते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस हो। लेकिन जिन लोगों ने नाम बनाया ना उन्होंने डीप किए हैं एक चीज़ को लेके। तो आप काइंडली इसको देखें। अभी मैं आपको बताता हूँ आपकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कब हुई है। आपकी ऑनरशिप तब ट्रांसफ़र हुई है, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, वहाँ से पॉइंट 2 शुरू होगा हमारा। पहला पॉइंट था सेल्फ ऑनरशिप ना। 21st सेंचुरी करियर को अगर आपने पिक करना है और कुछ बड़ा करना है तो आपको पहले तो ऑनरशिप अपनी क्लेम करनी पड़ेगी। ऑनरशिप क्लेम करने के लिए आपको पार्ट 2 सुनना है। पार्ट 2 ये है कि मैं आपके सामने एक कहानी रखता हूँ, आप लोगों ने मुझे इस सिनेरियो के बारे में बताना है। कहानी यूँ है कि आज से 10-20 हज़ार साल पहले इंसानों के पास कौन सी एक्टिविटी थी करने को, सुबह उठने से रात लेके सोने तक। Sir, खाना. कैसे खाना हमने कैसे लेके आना है? Sir, हंटिंग। पका के. मोहम्मद अवैस, हाँ पकाना तो पड़ेगा, पहले हंट करना पड़ेगा। मोहम्मद अवैस खान ने कहा है कि हंटिंग और गैदरिंग, दैट्स गुड। हंटिंग एंड गैदरिंग वाज आवर ओनली एक्टिविटी। आज से 20,000 साल पहले कोई ऐसा बंदा नहीं था जो सुबह सुबह उठता था, अंगड़ाई लेता था और घंटा बेड में सिर्फ ट्विटर को पे ट्रेंड चेक करता था। दे हैव टू गो आउट, दे हैव टू हंट, दे हैव टू गैदर द फूड। और नहीं सोशल गैदरिंग बाद में, उस वक्त टॉप प्रायोरिटी ये थी कि जाना और बाहर जाके फल इकट्ठे करके लाना, फ्रूट इकट्ठे करके लाना, जाके किसी शिकार को करके लेके आना और खाना। यही एक्टिविटी थी हमारे पास टोटल एज ए ह्यूमंस। इस एक्टिविटी में सबसे बड़ा खतरा क्या था? सर जिंदगी का, डेथ का, जान का खतरा था। हम जब शिकार करने जा रहे हैं, हम शिकार हो भी तो सकते हैं ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा खतरा था जान का, जिसकी वजह से कुछ हज़ार साल के बाद, मतलब ये मैं आपको हिस्ट्री ब्रीफ करके बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री पे बड़ी से बड़ी बुक पढ़ लें, इधर से बाहर नहीं जाएगी। ये जो मैं अभी आपको फेस बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं है।
पहले हम लोग फेज में थे वो हंटिंग एंड गैदरर्स में थे। फिर जब थोड़े अरसे बाद इंसानों को लगा नहीं यार ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, हमारा ब्रेन ग्रो होना शुरू, हमें लगा कि यार इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, तो हम लोग एग्रीकल्चर एज में आए हैं। एग्रीकल्चर एज में क्या हुआ कि हमने ज़मीन के एक टुकड़े के ऊपर खुराक उगाने की कोशिश की कि यार यहीं बैठ के खाने को मिलेगा, ना कि हम लोग जाएं बाहर, ठीक है, ना कि हम लोग बाहर जाएं और शिकार करें। तो जब वो उन्होंने एग्रीकल्चर एज में आए तब सबसे बड़ा थ्रेट क्या होगा, सपोज करते हैं हम सारे यहाँ पे फार्मर्स बैठे हैं, तो हमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या होगा? वाटर सर अवेलेबिलिटी कोई का, भी वेदर चेंज या कोई नेचुरल डिजास्टर हो वेदर सकता है चेंज। जिसकी वजह से पूरी- अब डेथ का हमारे ऊपर से थ्रेट हट चुका है। अब हमें डेथ से नहीं डरना कि खुराक की कमी हो जाएगी और हम मर जाएंगे या शिकार हो जाएंगे, नहीं। अब हमें सबसे बड़े कंसर्न ये है कि ऐसा फैक्टर हमारे पे हम डिपेंड कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो है वेदर। वेदर अच्छा ना हुआ फसल नहीं होगी और अल्टीमेटली हम लोग भूखे मर जाएंगे। भूख का अभी भी कहीं ना कहीं डर है, लेकिन जान का खतरा चला गया। अब आपने इमेजिन करना है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में हम ही लोग हैं, मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग में भी हमारी कम्युनिटी थी, ये जो हम 43-44 लोग यहाँ पे बैठे हैं, और अगले एग्रीकल्चर एज में भी हमारी है। लेकिन सपोज करते हैं आप सबके ग्रुप में एक मैं आया हूँ नया, और मैं आपको आके एक प्रपोजल देता हूँ, आपके पेरेंट्स को एक प्रपोजल देता हूँ। अब ये प्रपोजल गौर से सुनिएगा और आप बताइएगा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उस मौके पे। आपके पेरेंट्स वो हैं जिनको खतरा है जान का अगर वो शिकार की तरफ जाते हैं, और आपके पेरेंट्स हैं जिनको खतरा है भूख का अगर वो फार्मिंग की और एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं। और इसी दौरान मैं आता हूँ और आपके पेरेंट्स को इकट्ठा करके एक स्पीच देता हूँ। वो स्पीच यूँ कि आपके पेरेंट्स को अब मैं मुखातिब कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि देखें आपके जो बेटे बेटियां हैं वो बाहर जाते हैं शिकार करेंगे, खुद भी शिकार हो सकते हैं, और एग्रीकल्चर में अगर आपके बेटे बेटियां तो ज़ाहिर बात है भूखा मरने का चांस है, क्योंकि हो सकता है कैद साली पड़ जाए। लेकिन मैंने मशीन लगाई है, एक फैक्ट्री लगाई है यही आपके गाँव के पास, ठीक है। अब सुनिएगा, ये हम इंडस्ट्रियल एज की तरफ मूव कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एज से हम इंडस्ट्रियल एज की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं आपके पेरेंट्स को कहता हूँ मैंने एक इंडस्ट्री लगाई है जिसमें मशीन लगी है जो कि खुराक प्रोड्यूस कर सकती है उतनी जितनी आप 6 महीने में प्रोड्यूस करते हैं वो मैं एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो आपके पेरेंट्स कहेंगे ये तो बड़ा मैजिक है कि अगर किसी ने इस तरह की इंडस्ट्री लगाई है, मशीन लगाई है, इतना बड़ा यूनिट लगाया जो कि 6 महीने की खुराक एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है, ये तो बहुत गुड है। फिर मैं कहता हूँ उस मशीन को चलाने के लिए मुझे वर्कर्स चाहिए, लोग चाहिए। अब लोग आएंगे कैसे, जब लोग तो शिकार पे निकले हुए हैं, लोग तो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को उस मशीन के ऊपर मैंने चाहिए, तो मुझे वो आपके बेटे बेटियां चाहिए उस मशीन के साथ या उस फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए, ताकि वो खुराक प्रोड्यूस करें। लेकिन उसके बदले मैं 2 गारंटियां देता हूँ कि अगर आप लोग अपने बेटे बेटियों को वहाँ भेजें काम करने के लिए, तो गारंटी 1 ये है कि उनको मैं भूखा नहीं मरने दूंगा, और गारंटी 2 है जान का कोई खतरा नहीं है। ये गारंटी मैं उठाता हूँ। तो आपके पेरेंट्स इस ऑफर को कबूल करेंगे कि नहीं? सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऑब्वियसली करेंगे ना। वो जान का भी खतरा आ गया आपके पास से, भूख का भी खतरा गया, तो इससे अच्छी ऑफर क्या हो सकती है, ठीक है। वो उस वक्त मैं आपके पेरेंट्स को एक पेपर दूं और कहूँ यहाँ पे साइन कर दें, पहले मैं आपके बेटे बेटियों को ट्रेन करूंगा और उसके बाद मैं फैक्ट्री पे काम पे लगाऊंगा, तो फिर आपकी बेटे बेटियों की ज़िंदगी बिल्कुल सेट है। वो कहें ये तो गुड है, और वो फार्म साइन कर दें। आपको पता है वो फार्म, ये आज से 150-200 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो फॉर्म आज तक हम साइन करते आ रहे हैं। हर 3 से 5 साल का बच्चा जब स्कूल में या मॉन्टेसरी में या किसी भी एजुकेशन सिस्टम में घुसता है ना, वो ये उसके पेरेंट्स ये फॉर्म साइन करते हैं कि यू टेक ऑनरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, इसको ट्रेन करो, पढ़ाओ, करिकुलम पढ़ाओ। वो करिकुलम हमने तो डिसाइड नहीं किया ना, करिकुलम तो डिसाइडेड मिला। अब वो डिसाइड किया हुआ करिकुलम पढ़ाओ इसको, लेकिन इसको इतना तैयार करो कि जब ये 16, 17, 18 या 20 साल की हो या हो, तो ये अगले 30 साल सिक्योर कर दो भाई इस बंदे के, इसको ना तो जान का खतरा और ना भूख का खतरा हो। दैट इज़ वेयर द इंडस्ट्रियल एज बिगेंस, और वो आज तक चल रही है हमारे यहाँ। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको बाद में किसी ऐसी जगह काम करना है जहाँ आपको भूख का और जान का खतरा ना हो। लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि भूख का खतरा है वहाँ पे। लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे भूख का खतरा नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी देनी है। तो आप लोगों को पॉइंट समझ आ रहा है मेरा, और इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस सर। आमिर साहब, अभी सैयद अली ने कहना है कि सर अब बहुत गरीब बातें करते हैं। एनीवन एल्स? आप यस लोग? सर, बिल्कुल सर, मैं तो सर सुन रहा हूँ इस टाइम पे सर। मेरे तो बस सर वैसे लग रहा है जैसे वो में आ रही है सर, वो चीज आ रही है। चलें, चलो आप लोग बेनिफिट ले लो, आज आपको आमिर साहब झंझोड़ रहे हैं। हाँ, दिस सेशन एग्जैक्टली। मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू ब्रिंग क्लैरिटी टू यू गाइस कि नहीं यार, ये जो फजीनेस कंफ्यूजन क्रिएट हुए वो हम लोग चाहें तो अभी 1 घंटे में शैटर कर सकते हैं।
अगर हम चाहें तो वही मैं करना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा इस मौके पे जब ये इंडस्ट्रियल एज का ड्रामा चाह रहा था कि आप ये फॉर्म साइन करें बच्चे को पढ़ाएं, उस वक्त कुछ कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने ना मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में इस नैरेटिव को जुटलाया है और उन्होंने अपना काम, अपना करिकुलम खुद सिलेक्ट किया है। उनमें से एक शख्स का मैं आपको नाम बताता चलूँ, आपको पता ही होगा, उसका नाम है बिल गेट्स। ठीक है, ही डिसाइडेड कि नहीं यार, अगर मुझे कंप्यूटर पढ़ना है तो फिर कंप्यूटर से रिलेटेड ही 8 या 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मुझे फिर बाकी सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ने हैं? अगर मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे मतलब ऐसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जा रहे हैं जिसकी कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है? तो उसने क्विट किया एजुकेशनल सिस्टम और अपना खुद करिकुलम बनाया और फिर वो चला। इवन के जो अभी रिसेंटली नंबर 1 रहा है एलॉन मस्क, उसका बेटा उसी के बनाए हुए स्कूल में है। ठीक है, उसका बेटा उसी के बनाए हुए स्कूल में है। मतलब वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में अपने बेटे को नहीं भेज रहा, उसने अपना स्कूल खुद बना के, अपना करिकुलम खुद बना के अपने बेटे को दिया कि ये पढ़ और फिर तू आगे चल। सो उन लोगों ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन एज में आए, इंडस्ट्रियल एज से इन्फॉर्मेशन एज में आए कि इन्फॉर्मेशन लो और पावर अपने हाथ में ले लो। जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो उतना पावरफुल। तभी गूगल बनी, तभी फेसबुक बनी, तभी ट्विटर बनी, लिंक्डइन बनी और कितने ही और स्टार्टअप आए जो कि सिलिकॉन वैली से निकलते हुए पूरी दुनिया में फैल गए। तो अब हम कहाँ पे आ गए? हंटर एज से, एग्रीकल्चर एज से, इंडस्ट्रियल एज से होते हुए इन्फॉर्मेशन एज में। तो अभी करंटली जो गूगल आपके पास इंस्टॉल है वही मेरे पास इंस्टॉल है, जो फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं वो फेसबुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही फेसबुक अफ्रीका में यूज़ हो रहा है, वही फेसबुक अमेरिका में यूज़ हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं है। जो अब एज चल रही है वो पैशन एज है। पैशन एज से मुराद ये है कि ये जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल नीचे उन्होंने लिखा भी है, गुड, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ना। असल पर्पस तो ये है कि इस इंफॉर्मेशन को करना क्या है, तो वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको अपना पैशन क्लियर नहीं होगा। तो जो पहली चीज़ थी वो थी सेल्फ ऑनरशिप, कि आप अपनी ऑनरशिप वापस लें कि नहीं यार मैं खुद डिसीजन लूँगा। सेकंड ये है कि आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें। अब पैशन को आइडेंटिफाई करना उतना इजी नहीं है, या मतलब जितना लगता है नाम को सुन के। ये बहुत ट्रिकी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस है और इजीली अवेल हो सकता है 30 to 60 डेज़ के अंदर। ठीक है, इवन कि मेरी पहली पूरी बुक इसी के ऊपर है कि 30 डेज़ के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, मेंटल क्लैरिटी लेनी है कि अपना पैशन कैसे क्लियर करना है। अगर आप ऑनरशिप भी ले चुके हैं और पैशन भी क्लियर कर चुके हैं तो अब आपको पता है कि जो भी गूगल पे इंफॉर्मेशन पड़ी, अब सपोज करते हैं मेरा पैशन है राइटिंग और ट्रेनिंग या एजुकेटिंग, तो गूगल, फेसबुक, इंस्टा को मैं सिर्फ एक पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगा, वो ये है कि जो एजुकेशन में मुझे मदद दे, लोगों को एजुकेट करने में मदद दे। वहाँ से हर वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूँगा जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। और वहाँ पे अगर पार्टी का ट्रेंड चल रहा है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मेरे पैशन से मैच नहीं करता। हाँ, किसी के से मैच करता है, एंजॉय करे, लेकिन मेरे पैशन से मैच नहीं करता तो मैं उस ट्रेंड में कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे पैशन क्लियर ना होता तो मैं हर ट्रेंड में चला जाता, हर ट्रेंड को फॉलो करता, हर कंपनी को फॉलो करता, हर जगह जाने की कोशिश करता, और वो पॉसिबल नहीं है। मैं पागल हो जाता क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्फ्यूजन का बायस बनती। अभी आप लोगों को मैं एक सिनेरियो देता हूँ, आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे उस सिनेरियो पे। 1960s में इंसान पहली मरतबा चांद पे गया, 1960s में। और उस वक्त जो टीम बनाई गई थी ना, जिसने वो पूरा मिशन डिज़ाइन करना, हाँ 1960s के एंड पे गया ना बिल्कुल, उस वक्त जो पूरी टीम बनाई गई थी ना उस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारे 30 से बिलो थे। मतलब 30 साल से नीचे नीचे की एज वाले लोगों को हायर किया गया था। ऐसा क्यों? इंसान पहली मरतबा चांद पे जा रहा है और उसके लिए जो टीम हायर की गई वो सारे 30 से बिलो थे। क्यूरियस और पैशनेट है इसलिए, गुड। और एनीवन एल्स? सर जो जा रहे थे या जो भेज रहे थे नहीं वो नहीं, जो 30 भेज रहे थे, जो भेज रहे थे, जो मतलब पूरा मिशन एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो टीम, जारी बात है बहुत बड़ी टीम लगी होगी ना, सिर्फ 2 लोग ऊपर गए होंगे, बाकी ने तो जारी बात है उसको एग्जीक्यूट करवाया होगा। तो उनमें से कौन से सर जो लोग 30 से नीचे थे आई थिंक उनके पास न्यूएस्ट इन्फॉर्मेशन होगी या उनका इंफॉर्मेशन? नॉलेज जो है वो सबसे, मतलब क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक इनोवेशन ज्यादा हो रही थी और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही थी कंपेयर टू अभी। अच्छा, अभी उनके पास इंफॉर्मेशन इनोवेशन होगी। लाना बहुत मुश्किल है हम्म। क्योंकि आप किसी ने लिखा मतलब है कि वो कुछ ड्रिवन थे। जी जी, इंफॉर्मेशन होगी उनके पास, किस ड्रिवन होंगे बहुत। और सर जो ये पूरा स्पेस पे जाने का होता था ना प्रोसेस, इट वाज अ प्रोसेस जिसमें आपको फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होना पड़ता था, तो मे बी दैट वाज आल्सो द फैक्टर बिकॉज 30 इयर्स ऑफ एज यू आर एट योर प्राइम। नहीं, मे बी। सब तो ऊपर नहीं ना गए थे चांद पे। नहीं तो जो दो गए थे मे बी। हाँ, नहीं नहीं, उन 2 की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी टीम की बात करूँ जिन्होंने वो प्लान, जिन्होंने वो एग्जीक्यूशन रन की है। उसकी वजह बता देता हूँ आपको। ना तो पैशनेट थे, ना ड्रिवन थे, ना स्ट्रेटेजिक थे, ना वो
इनोवेटिव थे, कुछ भी नहीं थे। सर 30 से एनर्जेटिक नीचे नहीं नहीं एनर्जेटिक भी नहीं, इसलिए उनको हायर किया गया था कि 30 से नीचे की जो उम्र होती है ना, उसमें हमारे दिमाग पे लिमिटेशंस कम होती हैं। इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल मानना मतलब हमें लगता है कि हमारी ईगो के खिलाफ हो जाता है कि वाई इम्पॉसिबल, नो 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 इट्स पॉसिबल। लेकिन जैसे ही आप 30s क्रॉस करते हैं, अगर आपने अपने 20s को सही इस्तेमाल नहीं किया, अपने 20s में खुद को ट्रेन नहीं किया, तो आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज आप कहीं ना कहीं सेटल इन होना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं यार पॉसिबल नहीं है, बहुत लिमिटेशन है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो रिसोर्स होता, ये रिसोर्स होता, फंडिंग की कमी है वरना मैंने ये तीर मार लिए होते, पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले वरना मैंने ये तीर मार लिए होते, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे वरना मैं तो बिल गेट्स था छुपा हुआ, फलाना था ढिमकाना था। वो 30 के बाद बाहर आना शुरू होते हैं। लेकिन जब इसलिए हर के जब हम उनको कहें ना कि ह्यूमन बींग्स को हमने मून पे भेजना है, तो वो कहें भेजना है। अगर वो 30 से ऊपर की टीम हायर करते तो वो जरी बात है कीड़े निकालते, वो नहीं जी नहीं ये तो फलानी चीज़ है, वो नहीं जी नहीं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, तो इसलिए हायर कीजिएगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, वो जो 20s के अंदर रहने वाली टीम है, उन्होंने उस वक्त जो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है इंसान को चांद तक पहुंचाने के लिए, अगर वो आज के 20 ईयर्स की जो 20s के लोग हैं, उनको उससे 10 मिलियन टाइम, कितना 10 मिलियन या 1 मिलियन कह लें, मतलब एक फिगर है रहा, 1 मिलियन फास्टर बेटर चीपर टेक्नोलॉजी मिल जाए आज, अगर आज 20s में हैं आप लोग या अर्ली 20s में, और आपको उस टेक्नोलॉजी से 1 मिलियन टाइम बेटर चीपर और फास्टर टेक्नोलॉजी दे दी जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? उस टेक्नोलॉजी पे चांद पे पहुंचे थे हम लोग, और अब 1 मिलियन टाइम फास्टर बेटर और चीपर टेक्नोलॉजी, तो आप क्या कर सकते हैं बताएं? आप लोगों को सिनेरियो समझ आया? जी जी बोलें बोलें, मैं आप ही का वेट। तो फिर वही बात है कि वहां पे तो हायर किए गए थे 30s वाले कि इनको मून पे भेजना है। तो हम लोगों का डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजी किस बंदे के पास आई है। फॉर एग्जांपल अब इलॉन मस्क है, वो मार्स पे जाने का प्लान कर रहा है। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन समझें ज़रा। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे वो हर बंदे के हाथ में वो टेक्नोलॉजी मिल जाए, वो कोई लैब या उसमें न बंद हो, वो हर बंदे को अगर वो टेक्नोलॉजी दे दी जाए, मिसाल के तौर पे इस वक्त वो आपके टेक्नोलॉजी दे दी जाए और कहा जाए कि ये आपकी है, तो उस टेक्नोलॉजी को और अपने 20s को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? मतलब मिलियन टाइम फास्टर और चीपर टेक्नोलॉजी हो, तो आप सोचें आपके माइंड पे क्या लिमिट रहेगी फिर? सर पर्सनल आवाज़ समझ नहीं आ रही। जी जी बोलें, वन बाय वन बोलें सर काइंडली। ये नेसेसरी है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें दुनिया के बाहर ही भेज रही है, हम उस टेक्नोलॉजी को कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जहाँ मर्जी, अगर वो टेक्नोलॉजी चांद तो पे फिर पहुंचा वो सर सकती हमारे है। डिपेंड करेगा ना कि हम लोग हमारे स्किल्स क्या है, हमारी हॉबी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि आप यूज़ कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उससे क्या कुछ नहीं कर सकते, कोई लिमिट रहेगी फिर? मतलब एक छोटी सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चांद पे पहुंच गए हैं, तो इज देयर एनी लिमिट? सर अगर उसे 1 मिलियन टाइम फास्टर मिल जाएगी तो फिर तो नहीं लिमिट रहेगी। कोई लिमिट नहीं रहेगी, गुड। और ये आई बिलीव हैं मोहम्मद अवैस, उनका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मैं कह रहा था पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है ना कि क्या करना चाहिए, क्या करेगा बंदा। नहीं, क्या करेंगे पे तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर वो टेक्नोलॉजी हो तो क्या कोई यस सर, लिमिट फिर तो बचेगी? पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड ही हो जाएंगी, वर्चुअली अनलिमिटेड होंगी, उसमें से हम चूज कौन सी करेंगे वो बात की बात है। वो बात की बात है, वो तो हम हमारे पास अनलिमिटेड होंगी। सर आप कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी सबके पास आ जाए, लाइक इजीली अवेलेबल टू एवरीवन, इजीली अवेलेबल हो और आपके पास सर अभी द इस वर्ल्ड वक्त हो। वुड एंड, द वर्ल्ड वुड एंड, अच्छा because चलें। they will kill each other with everything. हाँ, Not शायद everyone जहांगीर wants to go to the moon. शायद जहांगीर साहब ने कहा लूसी, इट्स अ गुड मूवी के उसमें वो मतलब ह्यूमन ब्रेन को मेरे ख्याल यस से सर, आई बहुत ज़्यादा। वॉन्ट दैट मूवी सर। हाँ, अभी मैं आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ और आप लोग सुन के थोड़ा सा इसको अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाइएगा। इस मोमेंट पे जो स्मार्टफोन हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी जो कि मिलियन टाइम फास्टर है उस कंप्यूटर से जिसने इंसान को चांद पे भेजा है। यस सर, बिकॉज वो कंप्यूटर बहुत स्लो था, आई थिंक जस्ट 300 थिंक MB। अबाउट, जो भी था जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? इंस्टाग्राम के लिए या ट्रेंड्स में इन होने के लिए? काइंडली यार, अब आप में से कोई बंदा इस सेशन के बाद अगर रिसोर्सेज का बहाना बना रहा है ना, तो वो बहाना बना रहा है। काइंडली कम आउट ऑफ दैट मिथ कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके पास पेरेंट्स उस तरह के नहीं, आपके पास घर के हालात उस तरह से नहीं, आपके पास फलां गाड़ी नहीं है, आपके पास फलां बन। काइंडली कम आउट ऑफ दिस।
यहाँ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं था, वो एयरबीएनबी बना के बैठे हुए हैं। यहाँ लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे और वो पता नहीं कौन कौन से वेंचर क्रिएट करके बैठ गए। यहाँ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी के फर्शों पे बैठ के किताबें पढ़ी हैं मुफ्त में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो आज इलान मस्क बने बैठे हैं, सिर्फ इस एक कंप्यूटर को यूज़ करके, सिर्फ इस एक स्मार्टफोन को यूज़ करके, सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और आप किस तरह से कह सकते हैं, इवन कि मेरी थर्ड बुक को मेरे सामने जब ये रियलाइजेशन आई और रिसर्च आई तो मैं हैरान हो गया कि ये किस तरह पॉसिबल है यार वाकई। और फिर मैंने इसके ऊपर पूरी एक बुक लिखी थर्ड वाली इसी के ऊपर के कौन से माइंडसेट रिक्वायर्ड हैं। जो अभी आप लोगों ने कहा ना कि वो टेक्नोलॉजी हो तो उसको यूज़ कैसे करना है, वो तो बाद की बात है ना। फिर मैंने इस पर लिखा कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें उनमें और जो आम आदमी में क्या फ़र्क है, उनके क्या माइंडसेट हैं, कौन से मेथड्स लगे हैं, वो उस पर वो थर्ड बुक थी हमारी। तो जो पॉइंट है मेरा कहने का मकसद है कि पैशन अपना आइडेंटिफाई करें। टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का, इनोवेशन का, रिसोर्सेज का मसला नहीं है। मसला ये आप ऑनरशिप ले नहीं रहे और पैशन आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे। नो गेट रेडी फॉर अनदर शॉकर कि पैशन के मानी क्या है। आप में से कोई बता सकता है तो बता दें काइंडली, वर्ड पैशन की क्या मानी है। सर ऐसा काम जिसको हम करते हुए एंजॉय भी कर रहे हैं और एंजॉय काम कर रहे हैं और मतलब जिस पे हम लोग खुश हो रहे हैं और गुड। और सर इन शॉर्ट ये कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ कह लें। और एनीवन एल्स, पैशन से क्या मुराद है कि आप कहते हैं ना मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके बहुत, तो क्या हो उसका मतलब क्या है? Anything that drives us, sir. तीन चार लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी सारे सर आई थिंक पैशन पैशन से मुराद ये है कि लाइक ऐसी चीज जिसको आप करते हैं तो और आप कभी बोर नहीं होते। बोर नहीं लाइक होते। गुड। आप कंटिन्यू करते जाते हो, लाइक जितना मर्जी आप उसमें अपनी वर्क और अपने एफर्ट्स पुट करो, आप बोर नहीं होगे, आप सेटिस्फाई होते हो लाइक वो काम करने में। ठीक हो गया जी। और सर आप कंसिस्टेंट होते हो गोल अचीव करने के लिए, सॉरी कंसिस्टेंसी होती है उसमें। कंसिस्टेंसी आती है उसमें, ठीक है कंसिस्टेंसी। और ऐसी चीज जिसमें कंसिस्टेंसी आती हो वो हमारा पैशन है। जी जी बोलें सैयद। जी जी आप बोलें। सर मैं ये कह रहा था कि अनलिमिटेड नहीं है यार। सॉरी आवाज़ नहीं आ रही आपकी सही से। चले मैं रिपीट करता हूँ। ऐसी चीज़ जिसमें आप बोर ना हो, ऐसी चीज़ जो आप शौक से करें, ऐसी चीज़ जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ करें, वो आपका पैशन है। आप इसके डिक्शनरी मीनिंग अगर निकाल लें तो यही आएगा कि ऐसी चीज़ जो आपको मतलब जिसको आप इंथुजियाज्म के साथ करें। बट ऑल दीज मीनिंग्स आर रॉन्ग इन अ वे कि आप इसको कभी भी प्रैक्टिकली आप लोगों ने शुरू में ही मुझे एक बात की कि प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के ऊपर बात होगी। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे होगी जब आपकी थ्योरीज ही कंफ्यूज हैं। मतलब जब आपको कंसेप्ट का मीनिंग नहीं पता, आप उसको एग्जीक्यूट कहाँ से करवाएंगे? कंफ्यूज थ्योरीज कैन क्रिएट कंफ्यूज रिजल्ट्स। तो वर्ड पैशन अगर आप कंफ्यूजन के साथ लेके चल रहे हैं तो आप पैशन आइडेंटिफाई कब करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा? पैशन के रियल मीनिंग है टू गेट रेडी टू सफ़र फॉर योर वर्थी आइडियल। टू गेट रेडी टू सफ़र फॉर योर वर्थी आइडियल, इसका मतलब ये है ऐसा गोल जिसके लिए आप सफरिंग बर्दाश्त कर सकते हैं वो आपका पैशन होगा। ऐसा गोल जिसके लिए आप सफरिंग बर्दाश्त नहीं करना चाहते वो आपका इंटरेस्ट होगा। अब मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अभी आप अपने पेज पे वो लिस्ट बनाएं जो कि आपके ब्रेन में थी कि आपके ये पैशन है, तो वो 98% चांस है वो सारे के सारे इंटरेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस मेरा पैशन है और मैं घर वालों को ही नहीं मना पा रहा उसके ऊपर, और जब घर वाले नहीं मानते तो मैं सोचता हूँ छोड़ो यार, क्या कोई मान ही नहीं रहा कोई मेरे में, और मैं उसको छोड़ दूँ, तो वो मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि पहले लेवल ऑफ रिजेक्शन पे ही मैंने उसको छोड़ दिया। तो मैं आगे सफरिंग कैसे बर्दाश्त करूँगा? जी जी मुसर्रत, अगर आप फिर से पैशन के बारे में थोड़ा बता दें फिर से। पैशन के बारे में मैं दोबारा बता देता हूँ, उसको थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ। जी जी, वर्ड पैशन के मतलब है कि ऐसी चीज़, ऐसा इंटरेस्ट जिसके लिए आप सफरिंग बर्दाश्त कर सकें, जिसके लिए आप मुश्किलात, रिजेक्शन, फेलियर सब बर्दाश्त कर सकें। तो हर चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमारा पैशन हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सब चीज़ों के लिए रिजेक्शन तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मैं एक बिजनेस आइडिया लेके निकला हूँ और मैं कहता हूँ ये मेरा पैशन है, और पहले 2-3 रिजेक्शंस के ऊपर लोगों ने मुझे कहा यार ये अच्छा नहीं है, और मैं घर आके सोचने लग जाऊँ हाँ यार छोड़ते हैं, इसमें तो स्कोप ही नहीं है, तो वो मेरा पैशन था? नहीं, वो मेरा इंटरेस्ट था। पैशन तो वो है जो कि आपको कंसिस्टेंट रिजेक्शन के बावजूद आप डटे रहो कि नहीं यार मुझे इस पर यकीन है ये होगा। दैट इज़ व्हाट पैशन इज़ ऑल अबाउट। अब आप सोच लें कि अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि वो आपका पैशन है, वो शख्स आपका पैशन है, और 2 लोगों ने आपको उसके अंदर कीड़े निकाल के दे दिए और आपको लगा नहीं यार बात तो ठीक कर रहे हैं, ये इतना अच्छा भी नहीं था जितना मैं समझ रहा हूँ, तो वो आपका पैशन कहाँ से हो गया? वो तो इंटरेस्ट था, आप सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे थे, आप तो सरफेस लेवल पे प्ले कर रहे थे उस वक्त।
ठीक है। डीप थिंकिंग रिक्वायर्स डीप सॉल्यूशंस। आपको जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि पैशन वो चीज़ है जिसके लिए आप सफरिंग बर्दाश्त करें। अब सपोज करते हैं वो चीज़ आपको पता चल गई है, मेरे लिए वो चीज़ है एजुकेटिंग पीपल और राइटिंग। मैं इसके लिए हर किस्म की फाइनेंशियल, हर किस्म की इमोशनल, हर किस्म की फिजिकल, हर किस्म की स्पिरिचुअल ट्रॉमा बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, रिजेक्शन बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। तो आप मुझे बताएं, दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन एक तरफ और मेरे ये क्लैरिटी एक तरफ, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं इजीली यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर ये क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में तो आप इन्फॉर्मेशन भी यूज़ नहीं कर पाएंगे अवेलेबल। अपने हाथ में इतनी बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन आपने पकड़ा हुआ है वो भी यूज़ नहीं कर पाएंगे आप सही से। उसके लिए आप लोगों से मशवरे पूछेंगे तो वो भी आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो आपके बारे में नहीं जानते ना जितना आप अपने बारे में जानते हैं। तो पैशन क्लैरिटी से मुराद क्या है? ऐसी चीज़ फाइंड करना जिसके लिए आप हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, पीरियड, दैट्स इट। तो फर्स्ट थिंग इज सेल्फ ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप वापस लें कि यू आर द डिसीजन मेकर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे और ये सेमिनार एंड होगा, दिस इज द पॉइंट ऑनवर्ड के जहाँ से आपने अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करने हैं। और उसके बाद चाहे वो बॉल पॉइंट परचेज करने से लेके हो जाए या कुछ भी, डज नॉट मैटर, लेकिन ईच एंड एवरी चॉइस शुड गो थ्रू यू कॉन्शियसली। और दूसरी चीज़ है पैशन आपने आइडेंटिफाई करना है अपना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी चीज़ क्या रिक्वायर्ड है अगर आपने 21st सेंचुरी में आगे बढ़ना है? तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, एक कहानी है। ठीक है, वो कहानी ये है कि एक शख्स था जो कि रात 2 बजे, हर रोज़ रात 2 बजे सिग्नल के ऊपर खड़े होके इशारा करता था कि आने दो, रुको। मतलब जिस तरह ट्रैफिक सार्जेंट कार होते हैं, कोई भी नहीं है शख्स रोड पे रात 2 बजे का टाइम है, चौक पे कोई नहीं है, चारों सिग्नल्स खाली हैं, लेकिन फिर भी वो जाके सिग्नल देता था कि आप आओ, तुम जाओ, यूं करके। तो जो सिक्योरिटी कैम्प्स पे थे लोग, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा पागल तो नहीं है ये, क्या कह रहा है, रोज़ आ जाता है 2 बजे और यूं सिग्नल्स देता है ऑल दैट। उन्होंने एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, तीसरे दिन भी जब वो आया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने, कि ये क्या कह रहा है रात को 2 बजे, ये कौन, किसको इशारे कर रहा है? वो कह रहा है बहुत ज़्यादा ज़राफ़े आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जिराफ। जिराफ्स, जी, जिराफे या बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं तो मैं उनको कंट्रोल करता हूँ। तो जो वो पुलिस सर्जन था वो कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। वो कहता है इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं कंट्रोल अच्छा कर रहा हूँ। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन। तो तीसरी चीज़ आपको अपनी लाइफ में करनी है ना आज से, अगर आप 21st सेंचुरी करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जो तीसरी चॉइस है वो ये है कि जस्ट गिव अवे द कंट्रोल। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा पहले पॉइंट के साथ। आप कह रहे हैं पहले पॉइंट पे ये कह रहा है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, और Yes, sir. तीसरे पॉइंट पे ये कह रहा है कि कंट्रोल गिव अवे कर दें। कंट्रोल लेना अपने हाथ में ये है कि डिसीजंस अपने हाथ में ले लें, और कंट्रोल गिव अवे करने से जहाँ मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लें अच्छे से आज, कि ज़िंदगी में 10 to 15% चीज़ें हैं जो आपकी मर्ज़ी से चलेंगी, बाकी 85 आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अनसर्टन ही रहेंगी। उनके क्वेश्चंस फाइंड करने के चक्कर में अपना दिमागी सुकून, अपने लाइफ का मेजर पार्ट वेस्ट ना करें, बल्कि उन 15 या 10% चीज़ों पे फोकस करें जो आपके कंट्रोल में हैं। सपोज करते हैं मैं इस चीज़ को लेके वरीड हूँ कि यार हमारे पॉलिटिशियंस में से कौन जीतेगा और कौन हमारा पॉलिटिकल लीडर रहेगा, तो आई एम वरीड अबाउट दैट 90% जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, मेरे कंट्रोल में वोट था, वो मैंने दिया, गेम ओवर। उसके बाद कौन बनता है डज नॉट मैटर, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ नो मैटर हाउ। अगर आप इस चीज़ पे वरीड हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, अगर आप इस चीज़ पे वरीड हैं कि कोविड से क्या सिचुएशन पैदा होगी, इवन के सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एज ए स्टूडेंट जब पेपर दे के आके अगर आप मार्क्स पे वरीड हैं, यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। आप मार्क्स पे क्यों वरीड हैं? आपको तो वरीड होना चाहिए था प्रिपरेशन पे, आपको तो वरीड होना चाहिए था 3 घंटे आपने पेपर में लिखा क्या है। अब मार्क्स क्या होते हैं? अब मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, मैं खुद भी टीचर रहा हूँ, शायद सब जानते हैं इस चीज़ को, कि हम क्लास में जब इंटर होते हैं पेपर्स करीब आने लगते हैं तो क्वेश्चन जो स्टूडेंट का होता है सर कौन से क्वेश्चन आएंगे। दिस क्वेश्चन शोज द मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट कि वो उन चीज़ों पे सोच रहा है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। एज ए स्टूडेंट मैं कभी ये क्वेश्चन ना करूँ कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, डज नॉट मैटर कौन सा क्वेश्चन आएगा। द रियल थिंग इज कि मैंने प्रिपरेशन कितनी करनी है, मेरा टोटल फोकस इनवर्ड होना चाहिए। जो आउटसाइड चीज़ें हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये जो एक माइंड सेट है ना कि यार वाओ लाइफ इज़ 90% आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो एक डार्कनेस है, ये हमें डराती है, ये हमें डराती है। लेकिन इस डर के दूसरी तरफ ही रियल गेम है। ये जो डर है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेना
इट्स ऑल राइट। अब सपोज करते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। रिलेशनशिप में कन्वर्सेशन हो रही है और वो हार्श हो गई है। रिलेशनशिप में कन्वर्सेशन होगी और वो हार्श होगी, चाहे वो चैट पे है चाहे वन ऑन वन है, या आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, लाइफ पार्टनर के साथ है, वट एवर। आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, वो सीरियस होती जा रही है, फिर एकदम हार्श हो गई है। उस मोमेंट पे आप कन्वर्सेशन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। वन, कि आप अपने आप को राइट प्रूव करें, और टू, आप फाइट हार जाएं और उस कन्वर्सेशन को एंड करके रिजल्ट अचीव करें। रिजल्ट क्या है कि कन्वर्सेशन में फाइट ना हो। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, फाइट ना हो और राइट प्रूव करना। अगर आप राइट प्रूव करने के चक्कर में लगे रहे तो अगला बंदा भी इसी चक्कर में है, तो यू पीपल क्रिएट अ क्लैश। लेकिन अगर आप कंट्रोल गिव अवे कर दें वहाँ पे कि इट्स ऑल राइट, ठीक है, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलना है, ये छोटी कन्वर्सेशन मैटर नहीं करती, ये छोटी कन्वर्सेशन उतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी मैं समझ रहा हूँ, तो जस्ट लीव इट, तो मैं हार मानता हूँ। ठीक है, उस वक्त अपने आप को वो जो रॉन्ग प्रूव करना है, वो ये नहीं है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, नहीं, आपको पता है आप ठीक है, लेकिन फिर भी आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप चीज़ में कह रहे हैं इट्स ऑल राइट, मैं सरेंडर करता हूँ। तो सरेंडर करने से आप वीक नहीं हुए, उस सरेंडर करने से आपने अपने आप को बताया कि आई कैन सरेंडर व्हेन एवर आई कैन, क्योंकि स्ट्रेस को हैंडल करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी सरेंडर करना है, मेंटली सरेंडर करना। अब नमाज क्या है? सरेंडर है। ज़कात क्या है? सरेंडर है। रमज़ान क्या है? सरेंडर है। इस्लाम के रियल मीनिंग क्या है आप पता कर लें, सरेंडर है। देन वाई नॉट यू सरेंडर? हम एज ए यूथ हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने कलर स्किन का कम्प्लेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने दिखावा कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने ड्रेस को कंट्रोल, नो नो नो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियल गेम है वो यहाँ चल रही है, उसको कंट्रोल करें। वो जो पार्ट 1 में ऑनरशिप की बात की है वो यहाँ है। अपनी फिजिकल, हाँ आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन अपनी लुक्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। वो किस तरह, क्योंकि लुक्स परसेप्शन पे डिपेंड कर रही है। आप अच्छे से अच्छा दिख के भी ना अगले बंदे को चुप सकते हैं आंखों में, क्योंकि अगला बंदा आपको नेगेटिव परसीव कर रहा है। देन आप क्या अपने आप को कोसेंगे कि यार नहीं, मेरा कलर कम्प्लेक्शन और फेयर होता तो अगला बंदा मुझे वैल्यू देता है। नो नो नो, काइंडली उस मौके पे अपने आप को कोसने की बजाय सोचें कि आप हर बंदे को खुश नहीं कर सकते। दिस इज़ द होल गेम। अभी मैं इस सेशन को वाइंड अप करने लगा और उसके बाद हम Q&A करेंगे। जो इस सेशन का स्ट्रेटेजिक मॉडल है, मतलब ये तो अभी मैंने बात आपको बताई ना कि ये डेफिनेशंस हैं, ये इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करना है, उसी पे हम लोग नेक्स्ट वीक प्री लॉन्च मतलब लॉन्च करने लगे हैं। 21st सेंचुरी करियर एक पूरा सेमिनार है, ट्रेनिंग है, जो कि 3 से 5 घंटे की ट्रेनिंग है, जिसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स बने हैं, सेल्फ अवेयरनेस पे, कम्युनिकेशन पे, थिंकिंग पे, जिस पे आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करने हैं और अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाना है। तो वो इंशाल्लाह ताला लॉन्च होगा, वो शायद सब आपको बता देंगे कैसे, वरना आप लोग यूट्यूब चैनल्स पे, ब्लॉग पे जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और थॉट्स, और एक मेरा प्रोग्राम है नोट्स ऑन करियर के नाम से, उसके 2 सीजन्स आ चुके हैं, वो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखें। उस पर हम करियर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा उस पर बात करते हैं 3 से 5 मिनट की वीडियो के अंदर, तो वो ज़रूर देखें। आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब हों अगर आप नहीं हुए हुए। तो ये चीज़ें अब मैं लास्ट करने लगा हूँ, इसको मैं ख़त्म करूँगा कि आप लोगों ने इससे अगर प्रैक्टिकल टेक अवे को लेके जाना है तो वो ये है: 1, ऑनरशिप क्लेम करें, 2, पैशन आइडेंटिफाई करें, और 3, सरेंडर करें। लाइफ में 90% ऑफ द टाइम अगर आप हार भी नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स नॉर्मल, इट विल हैपन, इट्स ओके। इसके अंदर अपने आप को कोसने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल फिगर आउट इंशाल्लाह। स्लो एंड स्टेडीली चीज़ें वापस आ जाएंगी अगर आपने अपने चॉइसेस को अपने कंट्रोल में रखा तो। लास्ट ये जो आपने इसको प्रैक्टिकली आगे अपना अगला 1 महीना आप इस क्राइटेरिया पे ख़ुद को मैयर करें, 1 महीना या क्वार्टरली 90 दिन। वो ये है, उसका नाम है, इस एक्सरसाइज का नाम है ग्लास बॉल, फाइंड योर ग्लास बॉल। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है फाइंड योर ग्लास बॉल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास 3 बॉल्स हैं जो आपने जगल करनी है। तो जगलिंग के दौरान 2 बॉल्स हमारे हाथ में होती हैं और 1 बॉल हवा में होती है जो हम जगल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इस वक्त 3 बॉल्स हैं जो आप जगल कर रहे हैं, तो उनमें से 1 बॉल गिर जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब जस्ट आप घर में उसको जगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में 3 बॉल्स थी, आप उसको जगल कर रहे हैं, कोई जगलिंग विल स्टॉप, हाँ जगलिंग स्टॉप हो जाएगी, लेकिन आप दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मतलब इतना थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं है। सर डिपेंड्स कि गुड। जब आप जगल कर रहे थे तो आपने उससे पहले कुछ सोचा था कि मुझे कब तक करना चाहिए, या फिर आपका वो था इसके साथ? हाँ ठीक है, चलें, कह सकते हैं। अब अपने माइंड में भी कुछ करना, फॉर एग्जांपल कि इफ आई
कीप ऑन जगलिंग फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, तो ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो अगर वो गिर गया तो फिर यू वुड बी यू नो लाइक। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपके पास 3 बॉल्स हैं और तीनों रबर बॉल्स हैं और आप जगल कर रहे हैं, उनमें से एक गिर जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर एक बॉल गिरेगी वो बाउंस बैक करके आ जाएगी। द रियल गेम इज़ कि सपोज करते हैं आपके पास 2 बॉल्स रबड़ की हैं और एक गिलास बॉल है, तो कौन सी बॉल गिरेगी कि जगलिंग स्टॉप हो जाएगी और ऐसी स्टॉप होगी, वापस नहीं आ सकती? सर ग्लास बॉल। ग्लास बॉल, कॉमन सेंस है। आपने वर्ड सुना होगा प्रायोरिटी। हाँ, कांट रिस्किंग फॉलिंग ऑफ गिलास बॉल, गुड। तो आप मुझे बता सकते हैं वर्ड प्रायोरिटी जो होती है, ठीक है, उसका प्लूरल क्या है? प्रायोरिटी मीन्स व्हाट टू डू फर्स्ट। यस, मतलब कि उसका प्लूरल पूछ रहे हैं आप? जी 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 जी। प्रायोरिटीज। सर प्रायोरिटीज होना ऑफ, तो नहीं चाहिए, हाँ, जो एक रियल ही होनी चाहिए। बिल्कुल, जो प्रायोरिटी का वर्ड डिक्शनरी में ऐड हुआ था वो सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ था, हम लोगों ने उसका प्लूरल कर दिया क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि व्हाट टू डू फर्स्ट, तो फर्स्ट बाय ऑर्डर या बाय कॉमन सेंस बता रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 10 चीज़ें फर्स्ट पे हों। ये तो ऐसी बात होगी कि प्राइवेट स्कूल्स में 10 लड़के या लड़कियां बच्चियां फर्स्ट आए होते हैं, सबको उन्होंने ट्रॉफी देके खुश किया होता है, तो सेकंड कौन आएगा? ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यूं ये प्रायोरिटीज आती हैं। प्रायोरिटी में टॉप पे जो है वो प्रायोरिटी है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि मेरे 5 चीज़ें प्रायोरिटीज़ हैं, नहीं, 5 चीज़ें कभी प्रायोरिटीज़ नहीं हो सकती। अगर आपकी 5 प्रायोरिटीज़ हैं तो आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये याद रखें। तो जो गिलास बॉल है वो प्रायोरिटी होगी हमारी कि उसको हमने बचाना है, ठीक है, गिलास बॉल को हमने बचाना है, क्योंकि रबर बॉल की खैर है वो गई, वापस आ जाएगी, बाउंस बैक। आपकी लाइफ में आप सोचें इस वक्त ग्लास बॉल क्या है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर मतलब हर 90 डेज बाद चेंज भी हो सकती है, इट्स ऑल राइट। हमारी लाइफ के कुछ कुल 8 एरियाज़ हैं, ठीक है, 8 एरियाज़ हैं। मैं स्लो स्लो बोलूँगा, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख पाएँ, वरना रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी आपको। 8 एरियाज़ में से जो टॉप एरिया है वो है स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन भी कह सकते हैं आप इसको। दूसरा एरिया है फिजिकल या हेल्थ, आप उसको कहते हैं। तीसरा एरिया है फाइनेंस या मनी। चौथा एरिया है करियर, वर्क, जॉब, इसका कम्बिनेशन। पांचवा एरिया है इंटरटेनमेंट एंड लेजर, मतलब फ्री टाइम। छठा एरिया है रिलेशनशिप्स। सातवां एरिया है पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, और जो आठवां एरिया है वो है, मुझे भूल गया, ठीक है, लेकिन आठवां एरिया है। तो अगर आप चलें सपोज करते हैं हम 7 एरियाज़ को ले लेते हैं, अगर इन 7 एरियाज़ पे, इन 7 एरियाज़ को आप जगल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, इन्हीं 7 एरियाज़ में आपकी लाइफ, हाँ, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, बट कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में आ जाएगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मतलब बिल्डिंग रिलेशनशिप कम्युनिकेशन के दौरान। स्विचिंग रोल्स, सैडनेस एंड फेलियर, हाँ, लेकिन मैं कोर एरियाज़ की बात करूँ, सैडनेस एंड फेलियर तो 8 के 8 में से किसी भी एरिया में भी आ सकती है। तो ये है, चलें 7 एरियाज़ हैं, 7 एरियाज़ को आप डेली बेसिस पे जगल कर रहे हैं। आप में से कितनों को ये लगता होगा, और गारंटीड लगता होगा, कि जब वो हर बंदे को खुश करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की काम पे तवज्जो देने, लेकिन जब वो रात को लेटते हैं तो उनको लगता है यार इतना भाग दौड़ करने के बावजूद मुझे लग ही नहीं रहा कि लाइफ आगे मूव कर रही है, लाइफ उस सर्कल में फंस के रहेगी, रोज़ काम वही करे जो, और इतनी मेहनत करने के बावजूद वहीं पे स्टॉप हो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे आप वो जगलिंग कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं इसमें से गिलास बाल कौन सी है। तो नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए आपने 3 एरियाज पिक करने हैं कि जो आपको लगता है जिनको आपने जगल करना है। वो 3 एरियाज में हेल्थ, मनी और करियर भी हो सकता है, वो हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर भी हो सकता है, वट। और 3 एरियाज पे फोकस करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें से गिलास बॉल कौन सी है। अब सपोज करते हैं इस करंट सिचुएशन में मैं गिलास बॉल हेल्थ को रखता हूँ और करियर और रिलेशनशिप को रबर बॉल रखता हूँ, तो मैं ये परसीव कर रहा हूँ कि अगर अगले 90 डेज़ में मैंने रिलेशनशिप्स पे या करियर पे तवज्जो ना दी, इट्स ऑल राइट, वो कहीं नहीं जाने वाले, दे विल बाउंस बैक। लेकिन अगर मैंने हेल्थ को लूज छोड़ा तो हो सकता है हेल्थ वापस ना आए, फिर कभी वापस, मतलब मैं इतनी क्रिटिकल सिचुएशन पे हूँ। सपोज करते हैं सेम कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे हमें लगता है कि रिलेशनशिप अब उस क्रिटिकल मोड पे है कि जहाँ पे अगर मैंने इसको अब इग्नोर करना शुरू किया, इट विल गो अवे फॉर लाइफ टाइम। मतलब वो ब्रेकअप कह लें, मतलब वो कोई भी टर्मिनोलॉजी कह लें, वो आपको लगेगा कि यार बस गया। अब अगर सपोज करें आपके माइंड में लग रहा है कि इस मोमेंट पे वो रिलेशनशिप वो गिलास बॉल है, पुट इट लाइक अ गिलास बॉल, और फिर रबर बॉल सेलेक्ट कर लें कि सेकेंडरी क्या है।
जब इस लेवल की आप प्रायोरिटी सेट करेंगे ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई हैव अ टारगेट फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स, जिसके ऊपर मैं द रीडिंग प्रोजेक्ट के नाम से इंस्टाग्राम पेज चला रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि मैंने हर मंथ में 5 to 6 बुक्स पढ़नी है। कम्युनिकेशन, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, बिजनेस, वट एवर, 5 to 6 बुक्स रीड करनी है मैंने। और ये लास्ट 7 ईयर से मैं चैलेंज रन कर रहा हूँ, 23 से 8 ईयर्स सॉरी। अब ये मेरी प्रायोरिटी है रीडिंग। जब मैं कहता हूँ ना रीडिंग करो, तो सारे कहते हैं रीडिंग के लिए टाइम कहाँ से निकालें, या रीडिंग के लिए एक्सपेंस कहाँ से लाएं। तो मैं उनको कहता हूँ खाने के लिए टाइम कैसे निकालते हैं। वो कहता है खाना तो ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ बस दैट्स द पॉइंट, कि मैं रीडिंग के लिए टाइम नहीं निकालता, मैं रीडिंग करता हूँ और फिर बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि पहले मैं बाकी काम करूँ और फिर रीडिंग के लिए टाइम निकालूँ। इट्स अपसाइड डाउन थिंकिंग। सेम वो जो गिलास बॉल है, उसके लिए आपने फर्स्ट टाइम निकालना है, जो बाकी बचेगा वो बाकी चीज़ों को देना है। दैट्स हाउ यू शुड थिंक लाइक दैट इन 21st सेंचुरी। अगर आप फोकस चाहते हैं तो आपको यहीं से फोकस बिल्ड करना पड़ेगा। आप एक कोर एरिया उठाएं अगले 90 डेज़ के लिए, सारा फोकस उस पर लगाएं, जो बाकी का टाइम बचेगा वो बाकी एरियाज़ को दे दें। इट्स ऑल राइट। फिर अगले 90 डेज़ में आप देखते हैं कि ये सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, नाउ आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इट्स ऑल राइट। और ये कम्युनिकेट करें अपने आप से भी, अपने फैमिली के साथ भी, कि यार अगले 90 डेज़ के लिए मेरा जो टॉप कोर प्रायोरिटी है वो ये है। अब सपोज करें मैं एट द सेम टाइम रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी देता हूँ और स्टडीज़ को भी या करियर को भी। तो जब रिलेशनशिप में बैठा हूँ तो करियर की को काम आता है, तो मैं ये कंफ्यूज हो जाऊँगा किसको पिक करूँ। तो इट विल क्रिएट अ मैस। तो व्हाट इफ कि अगर रिलेशनशिप प्रायोरिटी है तो रिलेशनशिप प्रायोरिटी है, करियर विल बी द सेकेंडरी थिंग। So that's how you have to maneuver your options and think strategically. तो that's the end of the session. I hope so आपने कुछ ना कुछ नया थोड़ा बहुत सीखा होगा। इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बनाएंगे जब हमारी लाइव एक्टिविटी होगी, उसमें इसको थोड़ा सा और पंप अप किस्म का सेशन बनाएंगे। या आप लोगों में से कोई कोर्स के लिए साइन अप करता है तो आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेटेजिक स्टफ मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you very much, Amit. Thank you very much. And let me just, मैं तो बड़ी देर से लिख रहा हूँ जी, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन एक चीज़ लिखते लिखते मुझे याद है कि चले आप लोगों से पूछते हैं। आई होप कि ऑडियंस ने इस सेशन को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, और बाज़ लोगों के लिए इट कुड बी द लाइफ चेंजिंग थिंग। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, वही बात के अप्स एंड डाउन्स हैं, और हम उनको डाउन्स एंड अप्स ले रहे होते हैं। तो लेट मी जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द ऑडियंस के चैट बॉक्स में क्या व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट दिस सेशन, कोई कुछ भी लिख के जरा प्लीज भेजे। उतनी देर जरा आमिर साहब भी पानी पी ले और मैं भी जरा हाथों को रेस्ट दे दूं। मैं बहुत, मेरा 3 पेजेस भर गए हैं, बट डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीजें लिखता हूं, तो इसलिए सो लेट्स गिव अस ए 1-2 मिनट्स रेस्ट, एंड फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आते हैं। बट मीनवाइल आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज राइट समथिंग इन चैट बॉक्स, whatever you want to write about this session till this point. I am feeling alone with 41 others. ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही बात के देखते हैं। सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए ये भी न्यूज, ये भी एक सेंटेंस बड़ा गहरा होगा। आई एम फीलिंग अलोन विद, आई कैन से 43 अदर्स। हाँ, 43 others. नहीं सर, आप ऐलान नहीं हो सर, हम आपके साथ हैं।
चलें जी, thank you very much. You people can carry on with your comments, no problem. But with that one, we open the question and answer session. आप में से किसी का कोई question हो, please raise your hand or थैंक यू फॉर द फीडबैक एवरीवन। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है आपका फीडबैक जान के और अच्छा लगा कि चलें ये फ्रूटफुल सेशन था। एक क्वेश्चन बीच में आया था, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर पैशन। बाकी के क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। शायद साहब आप वो पढ़ते जाएं और वन बाय वन आप खुद उसको अनाउंस कर दें क्वेश्चंस को, तो भी गुड हो जाएगा। तो जो ये है कि okay. वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर पैशन, इट्स इंपॉर्टेंट इन अ वे कि अगर आप नहीं भी फाइंड करते हैं लाइफ गुजर जाएगी, लेकिन अगर लाइफ गुजारनी तो नहीं है ना, सिर्फ लाइफ जीनी है, तो जीने के लिए आपको फ़िल्टर सेट करना पड़ेगा ब्रेन पे। वो फ़िल्टर हमें बताएगा कि किस इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने की इजाज़त है, किसको नहीं। इवन के लोग कहते हैं कि हमें मशवरा लेना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए, सबसे नहीं सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सिखाने के लिए होते ही नहीं है, या कुछ लोगों की जो सिखाने की बातें वो आपके किसी काम की नहीं है, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। सो द होल गेम इज़ कि आपने वो फ़िल्टर सेट करना ना। इवन कि आप देख लें कि ट्विटर, सोशल मीडिया, इवन के गूगल वगैरह पे भी फ़िल्टर्स की एक ऑप्शन है। वो इसलिए है कि आप फ़िल्टर करें और डीप और स्पेसिफिक प्रिसीजन के साथ रिजल्ट लेने के लिए। तो काइंडली आप अपनी अपनी लाइफ को सामने रखते हुए एक फ़िल्टर सेट करें। उस फ़िल्टर का नाम पैशन है ना, तो उससे इन्फॉर्मेशन गुजर के आएगी आप तक। अब जिसको म्यूज़िक पसंद है ना, उसको मैं इस तरह के सेशन में बिठा के अगर बुक्स की बातें करूँगा तो हो सकता है उसको ना अच्छा लगे, तो इट्स ऑल राइट, उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो एक तो ये फ़िल्टर सेट करना इसलिए ज़रूरी है पैशन का कि आपकी अपनी लाइफ आसान होती है, बल्कि दूसरी ये है आप लोगों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी को अगर म्यूज़िक पसंद है, बुक्स नहीं पसंद, तो इट्स ऑल राइट। मुझे इसमें गुस्सा करने की या मुझे उसको कन्विंस करने की या उसके साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आर्गुमेंट करने की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अपना पैशन है, उसका अपना पैशन है। दिस एक्सेप्टेंस कम आफ्टर यू रिकग्नाइज योर पैशन। अदरवाइज तो आप हर टाइम लड़ते रहेंगे कि नहीं यार मेरा फ़िल्टर ठीक है, या मैं इन्फॉर्मेशन को सही परसीव कर रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन की परसेप्शन डिपेंड करती है आपके पैशन की रिकॉग्निशन पे, मुझे लगता है। Okay, anybody got any other question? You can ask directly to Amir sir, please. जी, कैन यू हैव मोर देन वन पैशन, असदुल्ला ने पूछा है। यस यू कैन। 2 से 3 चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके लिए आप सफ़र करने को तैयार हो। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी श्योर। सर आपने कहा कि पैशन जो है, अब सर फॉर एग्जांपल फॉर मी XYZ इज माय पैशन, ठीक है, एंड आई फील लाइक आई एम रेडी टू टेक मेंटल फिजिकल सफरिंग फॉर इट। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर सर आपने ये भी कहा कि अगर सर हमें, जब तक हम अपने पैशन को करेंगे नहीं और हमें ये नहीं पता होगा हम किस लेवल की और कब तक उसके लिए सफ़र कर सकते हैं, तो फिर हमें कैसे पता होगा कि हमारा पैशन है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप जब तक सफरिंग करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो उसका आपको ये होगा कि आप सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा ना, मतलब स्टेप 1 लेंगे तो आपको पता चलेगा स्टेप 2 पे क्या है। अब यहाँ से मैं अगर लाहौर के लिए जर्नी शुरू करूँगा तो मुझे लाहौर तो नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो 1 या 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, मैंने वो क्रॉस करने हैं तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर नज़र आएंगे, वो क्रॉस करने हैं तो नेक्स्ट, और यूँ करते करते मैं लाहौर पहुँचूँगा। सेम आप पैशनेट हैं कि नहीं उस XYZ को लेके, तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ शुरू करना है। और उसके लिए मैं आपको सबसे एक शॉर्टकट बताऊं, वो ये है कि जब भी XYZ के ख़िलाफ़ बात हो रही हो, आप डिफेंसिव फील करती हैं या आप कहती हैं इट्स ऑल राइट, जिसके भी जो ओपिनियन है कह सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस माइंडसेट में हैं कि इट्स ऑल राइट, अगर वो XYZ को बुरा कह रहा है, सपोज करते हैं वो XYZ मेरे लिए राइटिंग का करियर है, तो मैं उसके लिए पैशनेट हूँ। अब मेरे घर वाले कहते हैं नहीं जी राइटिंग में तो कोई फ्यूचर नहीं है, सब कह रहे हैं, तो मैं एक्सेप्ट करूँ, मैं कहूँ हाँ यार इनके लिए नहीं है तो मैं क्या करूँ, ठीक है, बट आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि इसमें फ्यूचर है। तो दिस शोज़ कि मैं सफरिंग के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर मैं डिफेंसिव हो जाऊँ, नहीं जी तुम कैसे कह सकते हो ऐसा, नहीं जी तुम पागल, दैट शोज़ के स्टिल देयर इज़ अ डाउट इन साइड मी, जो कि मुझे रिस्पॉन्स करने पर उकसा रहा है। पहला तो ये टेस्ट है। दूसरा ये है कि मार्क मैनसन एक राइटर है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं, तो उसका एक फ्रेज़ है कि वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। वो ये है कि आप अपने लिए सेलेक्ट करें कि आपने कौन से फ्लेवर की सफरिंग लेनी है। सो दैट्स अमेजिंग कि हम जिस तरह आइसक्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आइसक्रीम तो सारी आइसक्रीम्स होती है ना, फ्लेवर पे हमारी डिपेंडेंसी होती है कि वनीला फ्लेवर या चॉकलेट फ्लेवर या वट एवर। सो सफरिंग की भी फ्लेवर्स हैं। अब किसी को सफरिंग अच्छी लगती होगी रिजेक्शन की फॉर्म में, किसी को सफरिंग अच्छी लगती होगी, बर्दाश्त करनी पड़ती होगी फेलियर की फॉर्म में। अब आई होप सो कि आप ये पॉइंट समझ जाएं कि अगर सपोज करते हैं मैं बिज़नेस प्लान कर रहा हूँ ना और बिज़नेस करने जा रहा हूँ, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सफरिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी वो 2 फॉर्म में करनी पड़ेगी, एक तो रिजेक्शन और एक फेलियर।
ठीक है, रिजेक्शन और फेलियर, रिजेक्शन और फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कम हो, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कम हो। तो मैंने अपना फेवरेट फ्लेवर आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, अब इवन कि मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता हूँ, रिलेशनशिप में अगर हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप है और हमें लगता है कि उसमें सफ़र होने को मैं तैयार हूँ, तो जो रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा एक जिसे आप कह लो कि फ्लेवर ऑफ फेवरेट फ्लेवर है, वो रिजेक्शन। मैंने कोई बात बताई और अगले बंदे ने कहा ये ऐसे नहीं होता, और मैं उस पर खुश हूँ कि हाँ ठीक है, आपको लगता है अगर ऐसे नहीं होता तो नहीं होता होगा आपकी नज़र में, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होता है, इट्स ऑल राइट, मतलब मैं ओपन रहूँ फिर भी, दैट्स मीन आई एम रेडी टू गेट द रिजेक्शन। कि एक छोटी बात से लेके रिलेशनशिप के प्रपोजल के रिजेक्शन तक, इवन के आई एम रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक लाइक दैट, कि आप जो भी प्रोजेक्ट या XYZ आपका जो भी पैशन है, उसका एक फ्लेवर होता है हर, मतलब किस किस्म की सफरिंग आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसमें, किस किस्म की नहीं, तो वो फाइंड करना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ये 2 टेस्ट हैं जो कि आपको बता देंगे कि आप रेडी हैं कि नहीं। सो सर स्टार्ट। अगर हम लोगों ने सफर कर लिया, ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया कि दिस समथिंग इज नॉट फॉर मी, तो आपने कहा कि रिलीजन और सब कुछ मतलब सरेंडर हमें कर देना चाहिए आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अगर हम लोगों ने उस चीज में सरेंडर कर दिया, तो हाउ आर वी गोना से कि दैट समथिंग वाज माय पैशन, इफ वी डिडंट अचीव इट, इट वाज नेवर आवर पैशन। ठीक है, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डीपली चाह रहे होते हैं ना अचीव करना, और वो हमसे अचीव ना हो पाए और हमें रियलाइज़ हो जाए कि अचीव नहीं हो पा रही, उसके लिए सरेंडर करना सबसे बड़ी सफरिंग है, इजंट इट? वही मैं कह रही हूँ सर, लेकिन आपको एट द एंड वो चीज मिली तो नहीं ना, तो फिर आपका पैशन कैसे हुई? पैशन तो तब हुई नहीं, ना जब मैंने तो आपको कहीं नहीं, मैंने तो किसी जगह पे भी ये मेंशन नहीं किया कि पैशन वो है जो आपको मिले, मैंने तो कभी मेंशन नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि पैशन तो वो है जो आपको मिलना है, ये तो अचीवमेंट होगी ना, मिलने से मुराद है अचीवमेंट के ऊपर आप सोच रही हैं, पैशन के ऊपर नहीं सोच रही। अचीवमेंट ये है कि जिसमें आपको वो चीज़ लेनी है, वो साइंटिफिक है, वो स्टेप बाय स्टेप है, वो लीनियर है, वो आपको पता है कि इस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ। बट पैशन इज समथिंग लाइक एल्स, मतलब सफरिंग एल्स है, वो कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक प्रोसेस है। आप प्रोसेस के साथ कमिट कर रही हैं। एज ए राइटर अगर मैं सोचूं कि मैं राइटर बन जाऊंगा, तो ये गलती है। एज ए राइटर जिस चीज़ के ऊपर मैंने कन्विंस करना खुद को, वो ये है कि मैं डेली उठूं और लिखूं, दैट्स इट। कोई मुझे देख रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा मेरा ब्लॉग, इट्स ऑल राइट, आई जस्ट शो अप एंड राइट एंड राइट एंड राइट एंड राइट। दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान। आप तो कमिट करना है प्रोसेस से। अगर एक बंदा जिम को लेके या अपनी फिटनेस को लेके पैशनेट है, तो उसका ये मतलब नहीं है वो फिट होने को लेके पैशनेट है, वो फिटनेस को लेके पैशनेट है। तो उसके लिए उसने क्या करना है कि वो रोज़ जिम जाने के प्रोसेस को एंजॉय करे, वो उस पेन को बर्दाश्त करे रोज़। उसका उस पेन में एडिक्शन है, उस एक प्रोसेस में एडिक्शन है उसकी, तो उसको हासिल करने में एडिक्शन नहीं है उसकी किसी सूरत भी। तो समझ गई सर, ये है असल में इसका। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? जी, anybody got any question please? मेरे ख्याल से चैट रूम में सर एक बिजनेस से रिलेटेड आया था, मुझे याद नहीं, मेरे मतलब आंख के सामने से गुजरा था, मुझे हल्का हल्का सा बिल्कुल, वो मैं पढ़ चुका हूँ। वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल सा है। उसको हम अगर एंटरप्रेन्योरशिप के मेरे स्टूडेंट तो डेफिनेटली हम वहाँ पे बात कर लेंगे, बट दिस इज अबाउट समथिंग, क्योंकि ये अब वही बात कि बहुत सारे लोगों ने करियर के बारे में मिसपर्सीव किया हुआ था कि ये सेशन क्या होगा, लेकिन लेट्स सी, जब मैं इनसे 1 to 1 भी बात करूंगा बाद में भी, तो हमें को क्लियर होगा कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हम देखते हैं। क्लैरिटी ऑफ थिंग इज मेन थिंग। चलें, अगर आप में से कोई ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ भी इस सेमिनार में आया था ना कि करियर के बारे में पता चलेगा, तो उसको एक क्राइटेरिया दिया है मैंने कि उस क्राइटेरिया पे उस ऑप्शंस को, जो ऑप्शंस उसके ब्रेन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है ना, उन ऑप्शन को इन क्राइटेरिया पे उतारे कि किस में उसको ज़्यादा ऑनरशिप मिलेगी, किस ऑप्शन में उसको अपने पैशन के करीब तरीन रहना मिलेगा, और किस ऑप्शन पे उसको वो जिसे कह लो प्रायोरिटी सेट करने में आसानी रहेगी, वो वाली ऑप्शन पिक कर ले। ट्रेडिशनल वे में भी तो चल जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन काइंडली? सर मैंने क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल इग्नोर हो गया। कौन सा सर, बताएं। तो मैंने पूछा बेसिक नीड्स आपको मेरे ख्याल से आप ही का क्वेश्चन है बिजनेस वाला, वो मेरे ख्याल से अभी शायद सब ने कहा कि मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा, बेसिक नीड्स ऑफ बिजनेस प्लान वाला, वो इस टॉपिक अच्छा, इसमें हाँ, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक नीड्स फॉर बिजनेस। इसको जरा दोबारा देख लो, आपने क्वेश्चन ठीक किया है। आई मीन आई एम अ बिट कंफ्यूज। बेसिक नीड्स फॉर बिजनेस या बेसिक स्टेप्स फॉर बिजनेस, ये कहीं आप कुछ और तो नहीं पूछना चाह रहे?
जी आप बोल के पूछ लें, फिर हो सकता है आप एक्सप्लेन कर पाएँ, माइट बी। इसहाक, सिर्फ हम पूछ रहे हैं कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज दैट द राइट क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, मैं देख लेते हैं, कहीं आपने कुछ और पूछना चाह रहे हैं और रिटर्न में कुछ और चला गया, कहीं ये मैं ये स्टेप्स पूछ तो नहीं रहा था पूछ रहे सर, लाइक आप? मैं पूछ रहा हूँ ना, लाइक सर जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है सर, उसके लिए सर क्या, मतलब ऐसा क्या न्यूज़ होनी चाहिए सर, क्या करना चाहिए जिसके लिए मतलब वो बिजनेस, लाइक वो, आप समझ रहे हो ना सर मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, यू आर आस्किंग अबाउट द स्टेप्स। अच्छा वैसे अगर बिजनेस, जी बोल, जी बोलें बोलें। सर मैं कह रहा हूँ लाइक सर, एक बिजनेस है ना सर, आप उसको सर आगे कैसे लेके जाओगे? अगर आप पूछ रहे हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे तो लगता है पेंशन माइंडसेट से निकलना पड़ेगा आपको। अगर एक बिजनेस पर्सन 9 to 5 और वो जो सैलरी माइंडसेट से नहीं निकल पा रहा, वो बिजनेस की तरफ ना आए काइंडली। सिर्फ ये सोच लेना कि बिजनेस से आपको फ्रीडम मिल जाएगी, बिजनेस में बहुत पैसा है, ये गलत बात है। ये आपने कोई किसी ने बिजनेस के बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी है, शायद सब बता सकते हैं। बिजनेस में बेशक पैसा है, लेकिन फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ना ही आप अपने रूटीन का उतना कंट्रोल या इंचार्ज रख पाएंगे अपने आप को जितना आप समझ रहे थे कि शायद मैं जॉब छोड़ दूंगा तो बिजनेस में आके सब चीज़ें मेरी मर्जी से चलेंगी। बिजनेस बहुत कम्प्लेक्स वर्ल्ड है। तो आप 9 to 5 आपका जो क्राइटेरिया ना, पे चेक क्राइटेरिया, वो बदलें सबसे पहले। मुझे मेरे हिसाब से तो माइंडसेट में सबसे की माइंडसेट यही है कि आप हर 31 को या 1 को रिवार्ड एक्सपेक्ट ना करें बिजनेस से, तब आप बिजनेस में लंबा चलेंगे। ओके, थैंक यू सर। एंड मोहम्मद इसहाक, आप अगर किस सेक्शन की हो, ताकि मैं उसके मुताबिक थोड़ा सा। सर मैं अकाउंटिंग फाइनेंस का हूँ। ऑलराइट, वही फील कर रहा था कि आप थोड़े डिफरेंट उससे हो। वही बात कि हमारे जो बिजनेस के स्टूडेंट है ना, चलें डेफिनेटली कुछ स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। और अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस के भी हो ना, तो एक चीज़ बता देता हूँ कि सून यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट ए बिजनेस आइडिया एंड बिजनेस मॉडल कंपटीशन। तो उसमें मैं अपना लिंक वगैरह दे दूंगा। एनीवे, यू नो वेयर आई से, तो आइएगा, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें उस पर स्पेसिफिक बता दूंगा। या कभी कभी हमारी क्लास में हमारी आती रहती है, ये BBA 8 वाले हैं, इनके साथ कभी टाइम हुआ करे, आ जाया करो और बता दोगे तो नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर अलाउड टू ज्वाइन आवर क्लास। तो ये सारी चीज़ हम वही डिस्कस कर रहे होते हैं। सर मैं वही क्लास में आता हूँ सर, मैं अभी 3 क्लास में आता हूँ, आप लोग सर मैं उठा रहा हूँ आपसे, मैं पढ़ रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, तो चलो उसमें फिर हम इसको ना और स्टेप वाइज भी देख लेंगे। अभी कोई आमिर साहब से कोई डायरेक्टली, क्योंकि इसका बड़ा लेंथी कोई आंसर हैं, बहुत डिफरेंट भी हैं, तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। सो आमिर साहब से कोई क्वेश्चन किसी का है तो जी प्लीज। सर सर आमिर से मेरा ये है कि मतलब अगर प्रेसिडेंट है तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को हम कह सकते हैं। अगर कोई चीज हमसे अचीव हो जाए, कोई भी गोल बिजनेस में है या रिलेशनशिप में है, तो वो अगर अचीव हो जाए तो फिर वो पैशनेट वाला वर्ड यूज करना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज आपकी लाइफ की रूटीन की नॉर्मल हो जाएगी तो फिर उसमें पैशनेट कैसे आप यूज कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन अच्छा है और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा कि एक चीज़ अचीव हो जाती है तो वो हमारा पैशनेट फिर कैसे रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर तो नहीं। मैंने वर्ड यूज़ किया था कि दो तीन चीज़ों में लोगों को ना बड़ी क्लैरिटी नहीं है। वो गोल, पैशन, ये लोग इस इंटरेस्ट, इन चीज़ों को लोग एक जैसा समझते हैं, हालांकि नहीं है। इंटरेस्ट वो है जो आप करना चाहते हैं, उस इंटरेस्ट को आप टाइम लाइन दे दें कि इस टाइम लाइन तक मैंने ये इंटरेस्ट करना ही करना है, और वो एग्जैक्टली मेजरेबल हो, तो वो गोल बन जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और जब वो गोल अचीव हो जाएगा तो वो आपकी अचीवमेंट क्राइटेरिया को टिक करेगा। उस गोल को सेट करने से लेकर अचीवमेंट तक जो रास्ता है, उस रास्ते में जो मुश्किलें या उस प्रोसेस के दौरान जो आएंगी ना, उस पर कमिट करना पैशन कहलाएगा। ठीक है, तो पैशन का वर्ड जो है ना, वो गोल से नहीं रिलेट है, वो कमिटमेंट प्रोसेस से रिलेट है। अब मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ दो दो अलग अलग जगहों पे। बिजनेस की एग्जांपल देता हूँ, रिलेशनशिप की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैंने रिलेशनशिप में एक लाइफ पार्टनर पिक किया है। ठीक है, तो लाइफ पार्टनर पिक करने में मेरा पैशन का कोई कमाल नहीं है। वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया था या मेरी थिंकिंग थी जिस पे मैंने स्ट्रेटेजिक या इमोशनल डिसीजन लिए। उस पार्टनर के साथ फुल लाइफ, उस प्रोसेस को डे इन डे आउट
उस पर कमिटमेंट शो करना मेरा पैशन कहलाएगा। उसको पिक करके हासिल कर लेना मेरा पैशन नहीं कहलाएगा, बल्कि उसके साथ हर रोज़ हर किस्म के हालात में रिलेशनशिप को बिल्ड किए रखने की कमिटमेंट पैशन कहलाएगी। फर्स्ट। दूसरी एग्जांपल है बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस को स्टार्ट करना स्ट्रेटजी में आएगा, बिजनेस को स्टार्ट करना आपका गोल होगा, ठीक है, लेकिन बिजनेस किए रखना पैशन में आएगा आपका, कि क्या आप वो किए रखें, कि मतलब रेगुलर बेसिस पे उसको। अब एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो मुख्तलिफ कंपनियां शुरू करते हैं, तो उनका कंपनी स्टार्ट करके ख़त्म करना उनका एक स्ट्रेटेजिक गोल था, लेकिन वो जो एक प्रोसेस है ना, वो जो एक बिजनेस शुरू करने से लेके एंड तक लेके जाने का, और फिर नए शुरू करने का, फिर एंड तक लेके जाने, प्रोसेस के साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो उनका पैशन है। ठीक है सर, थैंक यू। आई होप सो कि आप लोगों को मेरे ख्याल से या तो काफ़ी ज़्यादा समझ आया, आप लोग मतलब क्वेश्चन ही रेज कर रहे हैं, या बिल्कुल नहीं समझ आया तो भी क्वेश्चन नहीं रेज कर रहे, लेकिन इट्स जी ऑल आमिर राइट। साहब, बिल्कुल कभी-कभी इन बच्चों को जो मेरे साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं थ्रू सम क्लासेस, तो यही मैं कहता था कि या तो फिर आपको सब कुछ समझ आ गया है या आपको कुछ समझ नहीं आया। बट एनीवे लेट्स बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं और इजीली कनेक्ट कर लेता है। बुकिश नॉलेज जो होता है तो वो मतलब बड़ी जल्दी देर से पता है, और जब आप प्रैक्टिकली सोसाइटी में हो रहा होता है वो फिर जाते हुए भी माइंड करता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप लोग ब्लॉग का लिंक, यूट्यूब का लिंक, न्यूज़लेटर के बारे में ये शायद सब आपको बता देंगे। कोर्स एक हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं जल्दी, उसका ट्रेलर भी रिलीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। 21st सेंचुरी करियर उस कोर्स का नाम है। उसके अंदर कंप्लीट 12 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, और इस लेवल तक कि जहाँ पे आपको फ्यूचर प्रूफ हो जाए, जो असल पर्पज़ है मेरा इस इनिशिएटिव के पीछे, कि जहाँ पे आपको डर ना हो कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर जैसा भी हो आपको लगे कि आप सिक्योर हैं। वो जो सॉलिडनेस है ना, एक जो ऑथेंटिकेशन है, वो हासिल करने के लिए वो कोर्स इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। तो उसको आप लें, उसको सीखें, और वो स्ट्रेटेजिक है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उसके साथ स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलोअप्स भी लेंगे इंशाल्लाह। Thank you very much, Amir Sab. Thank you very much, and thank you very much everybody who has joined us from anywhere. बेशक वो किसी भी डिग्री से हैं, ज़ेबिस के हैं या मेरे और नेटवर्क के कहीं से भी हैं, you people have great contribution today, and I hope कि जो हमारा मेन पर्पस था कि आपने लर्निंग की है और इसका इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ में ज़रूर देखेंगे. So what that's what we are looking for. Thank you very much.